वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो अगर हम इस टर्म्स को देखें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, कि इफ वी कंसिडर द टर्म्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सो इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। क्या क्या वर्ड्स हैं यहाँ पे? इंटेलेक्चुअल एंड प्रॉपर्टी। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी हम कहाँ का देखते हैं? हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी देखते हैं, गुड्स के रिस्पेक्ट में हम सेल्स ऑफ गुड्स देखते हैं। तो ये प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है? एक तो क्लासिफिकेशन हो सकता है आपका मूवेबल का, इमूवेबल का, एंड दूसरा इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। क्या बोल रहे हैं हम? विथ रिस्पेक्ट टू टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रॉपर्टी क्या है कि हम बोल रहे हैं कोई भी गुड्स हो सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी, लैंड हो सकती है, या फिर कोई गुड्स हो सकते हैं, या फिर कोई दूसरी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इन सबको हम किस में काउंट करते हैं? प्रॉपर्टी में। कि जो भी चीज जिसके ऊपर किसी पर्सन का पोजेशन हो सकता है, किसी पर्सन की ओनरशिप हो सकती है, वो क्या होता है? प्रॉपर्टी हो सकती है। दिस कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू टाइप्स, दैट इज मूवेबल और immovable, and second can be the classification on the basis of its presence, कि अगर वो प्रॉपर्टी इन एग्जिस्टेंस में, फिजिकल एग्जिस्टेंस में है या नहीं है। हम बोल रहे हैं इफ द प्रॉपर्टी इज इन फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो क्या हो सकती है? टेंजिबल प्रॉपर्टी। बट विथ रिस्पेक्ट टू इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी टच्ड। उस कंडीशन में हम बोल रहे हैं वो प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपके आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, जैसे कि कोई पेटेंट हो गया, कोई आपका कॉपीराइट हो गया, तो हम बोल रहे हैं कि आपका कॉपीराइट एक बुक के ऊपर तो है, कि अगर सपोज ये बुक मैंने लिखी है तो इसके ऊपर मेरा कॉपीराइट है, बट क्या कॉपीराइट मुझे कहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है। सो ऑन दिस बेसिस वी आर सेइंग दैट प्रॉपर्टी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, टेंजिबल व्हिच कैन बी सीन, व्हिच कैन बी फेल्ट, बट ऑन द अदर हैंड व्हिच डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसको हम क्या बोल सकते हैं? इनटेंजिबल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। अब ये इंटेलेक्चुअल क्या है? कि ये क्या है? इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन। कि इफ द प्रॉपर्टी इज द क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन, उसको हम क्या बोल सकते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। कि अगर सपोज कोई कोई चीज मैंने ड्रॉ की है, कोई साइन बनाया है, या फिर कोई बुक लिखी है, कोई पोयम लिखी है, तो ये सब क्या है? ये मेरा क्रिएटिव साइड ऑफ द माइंड का यूज करते हुए मैंने ये सब किया है, कोई इन्वेंशन करी है। तो अगर कोई मैंने इन्वेंशन करी है, उसको मैं प्रोटेक्शन कहाँ ले सकता हूँ? पेटेंट में ले सकता हूँ। कोई अगर मैंने बुक लिखी है तो उसको बुक के रिस्पेक्ट में, पोयम के रिस्पेक्ट में मैं कहा जा सकता हूँ? अपना प्रोटेक्शन कॉपीराइट में ले सकता हूँ। अगर कोई मेरा एक ट्रेडमार्क है, कोई लोगो है, एप्पल का लोगो है, सैमसंग का लोगो है, उन सब का मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, तो मैं कहा जा सकता हूँ? मैं ट्रेडमार्क में जा सकता हूँ। तो ये क्या है? ये डिफरेंट डिफरेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं जो आप डिफरेंट क्रिएशंस के रिस्पेक्ट में ले सकते हो। कि यहाँ पे ये सब क्या है? ये दिस आर द क्रिएटिव साइड, creative aspects of a person which has came into physical existence। कि यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इंटेलिजेंस का यूज करते हुए आपने क्या किया? एक इन्वेंशन किया है, एक बुक लिखी है। सो दिस क्रिएटिव वर्क हैज बीन प्रोटेक्टेड बाय द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी rights। So these are known as intellectual property and these are protected under different laws like trademark act, copyright act, patent act। ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है? कि अगर हम देखें प्रॉपर्टी, property designates those things which are commonly recognized as being the possession of an individual or a group। क्या है? किसी भी पर्सन की वो पोजेशन में हो सकती है। कि अगर मैं बोल रहा हूँ ये बॉटल है, तो ये मेरे पोजेशन में हो सकती है, इसकी ओनरशिप मेरे पास हो सकती है। सो द प्रॉपर्टी इज अ थिंग which can be possessed, which can be have ownership upon। A right of ownership is associated with the property that establishes that good as being one's own being। कि किसकी प्रॉपर्टी है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं in relation to other individual or groups, assuring that owner the right to dispense with the property in a manner he or she deems to fit, whether to use or not to use। क्या बोल रहे हैं? दिस प्रॉपर्टी से अगर मैं बोल रहा हूं इस प्रॉपर्टी का पोजेशन मेरे पास है, इसका ओनरशिप मेरे पास है, नाउ आई एम द सोल और द एक्सक्लूसिव यूजर, ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, एंड अगर मैं इसको यूज करना चाहूं तो कर सकता हूं, मैं इसको आपको देना चाहूं तो दे सकता हूं। अगर मैं आपको एक्सक्लूड करना चाहूं कि यू कैन नॉट यूज दिस प्रॉपर्टी, यू कैन नॉट यूज दिस बॉटल, तो आई कैन डू सो बिकॉज द ओनरशिप और द पोजेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी इज विथ मी, तो इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, वो प्रॉपर्टी हो सकती है। एक्सक्लूड अदर फ्रॉम यूजिंग और टू ट्रांसफर ओनरशिप, मैं क्या कर सकता हूँ, आपको ट्रांसफर कर सकता हूँ, आपको सेल ऑफ कर सकता हूँ इस प्रॉपर्टी को। तो ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है। ये तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टी है कि क्या प्रॉपर्टी क्या होगी, कि जिसकी आप पोजेशन ले सकते हो, जिसकी आप ओनरशिप ले सकते हो, जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो आगे, जिसका आप एक्सक्लूसिव यूज कर सकते हो। ठीक है। प्रॉपर्टी कितनी टाइप की हो सकती है, अभी हमने देखा टेंजिबल प्रॉपर्टी हो सकती है और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी हो सकती है, कि जो जिसको आप फिजिकल एग्जिस्टेंस में देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो। वन दैट इज फिजिकली प्रेजेंट एंड अदर विच इज नॉट इन एनी फिजिकल फॉर्म, की ये बॉटल क्या है, ये आपको दिख रही है, इसकी फिजिकल प्रेजेंस है, बट कोई क्रिएटिव आपने जो चीज लिखी है उसके ऊपर जो आपका क्रिएटिव राइट है उसको आप देख सकते हो क्या। सो वी आर सेइंग नो, यू कैन नॉट सी द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, कि अगर जो मैं बुक्स में वर्ड्स लिख रहा हूँ, वर्ड्स तो मुझे दिख रहे हैं, बस उसके ऊपर का जो राइट है, जो आपका इंटेलेक्चुअल राइट है, प्रॉपर्टी का जो राइट है, जो कॉपीराइट का राइट है, कि मैं किसी और को यूज करने नहीं दे सकता, ये किसी और को एक्सक्लूड कर सकता हूं, तो ये जो कॉपीराइट का प्रोटेक्शन है, ये कहीं आपको फिजिकल एग्जिस्टेंस में दिख रहा है क्या, तो हम बोल रहे हैं नो, बिकॉज इट इज एन इनटेंजिबल फॉर्म। Intellectual property is an intangible creation of human mind, usually expressed or translated into tangible form that is assigned certain rights of the property. क्या बोल रहे हैं, intangible intellectual creation है जिसका physical existence हो सकता है, physical existence की बुक लिखी है तो बुक का existence हो सकता है, उसके ऊपर आपका right होगा, but जो actual right है वो कैसा होता है, intangible। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, ये जो भी हमने डिस्कस किए, कि आपका कोई पेटेंट हो सकता है, आपका कोई डिजाइन हो सकता है, कोई लोगो हो सकता है, कोई ऑथर्स का कॉपीराइट हो सकता है किसी बुक के ऊपर, किसी आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट, अब हम बोल रहे हैं इंटेलेक्चुअल राइट्स है आपके, तो वो क्या क्या हो सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कैन बी डिफाइंड एज द राइट गिवन टू पीपल ओवर क्रिएशन ऑफ देयर माइंड। यही बोल रहे हैं कि कोई इन्वेंशन अगर मैंने करी है तो क्यों करी है, कैसे की है, बाय यूजिंग माय क्रिएटिव साइड ऑफ द ब्रेन। तो अगर मैंने क्रिएशन यूज किया है, क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड यूज किया है, उस एस्पेक्ट का यूज करते हुए जो मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, उसको प्रोटेक्शन में कहां कर सकता हूं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। दे यूजुअली गिव द क्रिएटर एन एक्सक्लूसिव राइट ओवर द यूज ऑफ हिज क्रिएशन, कि जो भी मैंने इन्वेंशन की है उसके पास उसके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट किसका है, द इन्वेंटर का है। इफ आई हैव रिटन अ बुक, उसके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट किसका है, जो ऑथर है उसका है। नेक्स्ट, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, क्या ये हमेशा के लिए मिलेगा, कि अगर सपोज कोई ट्रेडमार्क मैंने अपने लोगो पे कराया है तो वो क्या मुझे इमेमोरियल टाइम के लिए मिलेगा एक बार में ही, तो हम बोल रहे हैं नो, इट कैन बी रेगुलेटेड, कि वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो सकता है जिसको आप रिन्यू करा सकते हो। वैसा ही कॉपीराइट भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर मिलता है। इट एम्स टू रिवॉर्ड इनोवेशन, इसका पर्पस ही क्यों है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पर्पस ही क्यों है, क्यों हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन क्यों दिया गया है। सो इफ आई हैव रिटन अ बुक, मैंने अपनी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस का यूज करके एक बुक लिखी है, ऑथर की है, उसको अगर कोई भी कॉपी कर लेगा और उसको मार्केट करेगा, सेल करेगा, तो मेरा जो इंटेलिजेंस मैंने यूज किया था, जो मेरा हार्डवर्क था विथ रिस्पेक्ट टू दिस क्रिएटिव प्रोसेस, उसका मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे कोई इन्वेंशन नहीं करेगा, कोई दूसरी बुक नहीं लिखेगा। So to protect the intelligent aspects or to the creative aspects of a person, हम क्या दे रहे हैं, ये intellectual property rights दे रहे हैं। ये आपको क्या दे रहे हैं, exclusive rights दे रहे हैं, that the owner or the owner or the author of the work would have the exclusive right over the property, and it grants negative right, कि यहाँ पे आपके पास exclusive right है, and no one else can use this property without your permission। कि अगर सपोज मैं कोई ऑथर हूं और मैंने कोई बुक लिखी है, तो नाउ आई हैव द एक्सक्लूसिव ओनरशिप ओवर दिस बुक, एंड उसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है। कि अगर कोई मैंने इन्वेंशन की है तो आई हैव द ओनरशिप ऑफ दैट इन्वेंशन एंड नोबडी एल्स कैन यूज इट विदाउट माय कंसेंट, विदाउट माय परमिशन। सो इट इज कंसिडर्ड नेगेटिव राइट, कि यहाँ पे मेरे पास राइट है टू एक्सक्लूड एवरी अदर पर्सन फ्रॉम यूजिंग माय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नेगेटिव राइट क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव राइट होता है एक जो आपको कन्फर कर रहा है समथिंग, एंड इन नेगेटिव राइट द द राइट एक्सक्लूड्स एवरी अदर पर्सन अदर देन यू। ठीक है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन कौन से हो सकते हैं, तो हम देखेंगे ट्रेडमार्क हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, पेटेंट हो सकता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो सकता है, आपका डिजाइन हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो सकते हैं। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट, अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें कि इंटरनेशनल लेवल पे लास्ट क्लास में भी हमने क्या देखा था, हमने देखा था आपका ट्रिप्स एग्रीमेंट का देखा था WTO में, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहा था। तो सेम हम देख रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ओरिजिन या फिर जो इसका इवोल्यूशन है ऑन द इंटरनेशनल फोरम कैसे हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कन्वेंशन की। अगर हम फर्स्ट बात करें कि यूडीएचआर में भी आपको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी जो आर्टिकल 27 है उसमें आपको एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिखता है। ये एज सच प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है इंटेलेक्चुअल राइट्स को, ये सिर्फ उसको बता रहा है कि दिस सर्टेन काइंड्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कैन ऑल्सो बी इन्फर्ड। क्या बोल रहा है? Everyone has a right to have their moral and material interests protected as a result of any scientific, material or creative output of which they are the author। हम क्या बोल रहे हैं? मोरल एंड मटेरियल इंटरेस्ट कि इफ आई एम द ऑथर ऑफ दिस बुक, तो मेरा मोरल राइट क्या होगा कि मुझे रिकॉग्निशन मिले कि अगर कोई राइटिंग मैंने लिखी है तो यहाँ पे सबको ऑथर किसको पता चलना चाहिए कि आई एम द ऑथर। if somebody else is claiming himself to be the author of this work, तो उससे क्या होगा? मेरा मोरल राइट अफेक्ट होगा। सेकेंडली, आपका मटेरियल इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट होना चाहिए कि अगर इसकी कॉपी सेल होगी तो इसका जो जो सेल होने पे प्रॉफिट आएगा वो किसको मिलना चाहिए? ऑथर को मिलना चाहिए। सो टू प्रोटेक्ट द मोरल एंड मटेरियल इंटरेस्ट ऑफ द ऑथर, वी आर सेइंग it is the right of every author. Every author has the right with respect to moral and material interest of his creative things, साइंटिफिक, लिटरेरी और क्रिएटिव आउट ऑफ विच ही इज द ऑथर। तो यहाँ पे आपको बेसिक डेफिनेशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और उसका राइट आपको बताता है कौन? यूडीएचआर। अब जो मेन कन्वेंशन आया विथ रिस्पेक्ट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, this was Paris Convention of 1883. The Paris Convention of 1883 provided for the first time with respect to intellectual property, और उसमें भी क्या पेटेंट को बताएगा, ट्रेडमार्क को बताया है और इंडस्ट्रियल डिजाइन के बारे में बताया। अभी हमने देखा था कि इतने आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, कॉपीराइट भी हो सकता है आपका, ठीक है, पेटेंट्स भी हो सकते हैं, ट्रेडमार्क हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो सकती है। बट दिस पेरिस एग्रीमेंट वाज द फर्स्ट कन्वेंशन which dealt with the intellectual property rights, और इनका इनका मेन फोकस किसके ऊपर था? इंडस्ट्रियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर था। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है कि जिनका इंडस्ट्रियल यूज हो सकता है, तो वो क्या है? पेटेंट्स का बोल रहे कि अगर कोई इन्वेंशन है उसका यूज कर सकते हो, ट्रेडमार्क है कि अगर लोगो होगा उसका भी यूज कर सकते हो, इंडस्ट्रियल डिजाइन है उसका भी कर सकते हो। सो दिस फोकस ऑन 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दैट इज पेटेंट्स, आपके इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। ये पता होना चाहिए कि पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस कन्वेंशन ऑफ 1883 किससे डील कर रहा है। And main objective of the convention was to safeguard mainly this. The Paris Convention has two major provisions which are national treatment। यहाँ पे जो बात हुई कि हमने ये तीन को डिफाइन किया, ये तीन को रिकॉग्नाइज किया कि ये इंडस्ट्रियल आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो सकते हैं, ठीक है, हमने ये तीन को रिकॉग्नाइज किया। अब इसके रिस्पेक्ट में जो प्रिंसिपल्स आए हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे देयर वाज अ प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट, कि जैसे कल हमने WTO में देखा था उनके प्रिंसिपल सेम हियर ऑल्सो इट इज प्रोवाइडेड फॉर नेशनल ट्रीटमेंट, कि ये जो भी फॉरेनर्स है या फिर नेशनल्स है, अगर उनकी क्रिएटिव एस्पेक्ट्स को आप देख रहे हो तो दोनों को इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। कि अगर सपोज अ नेशनल हैज इन्वेंटेड अ नेशनल पर्सन हैज मेड एन इन्वेंशन और कोई फॉरेन इन्वेंशन है, तो उस कंडीशन में दोनों को सेम प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ये इसका प्रिंसिपल है। नेक्स्ट, right of priority allows applicant to claim priority in other member states within a set period। क्या बोल रहा है कि if the convention has certain 10 members, कि अगर suppose 10 members are there in this certain द कन्वेंशन हैज 10 मेंबर्स, तो इस कन्वेंशन के अगर जो मेंबर्स हैं उस कंडीशन में जो भी मेंबर्स होंगे, अगर सपोज इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूएस है, कि इफ सपोज दिस आर द मेंबर्स ऑफ दिस कन्वेंशन, उस कंडीशन में अगर मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करी है तो उसके बाद में जब मुझे ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, यूएस में इसी इन्वेंशन के बेसिस के ऊपर अगर कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है तो वो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। राइट टू प्रायोरिटी
allows applicants to claim priority in other member states within a set period of time। कि अगर सपोज मुझे इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इंटरनेशनल एप्लीकेशन चाहिए इस पेटेंट के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपनी कंट्री में फाइल करूंगा और दूसरी कंट्रीज में भी फाइल करूंगा। तो विद दिस रिस्पेक्ट क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने मेंबर स्टेट में फाइल करी है और आप पार्ट हो मेंबर स्टेट का, तो आपको प्रायोरिटी मिल सकती है विद रिस्पेक्ट टू द योर एप्लीकेशन इन अदर मेंबर स्टेट्स। नेक्स्ट, अब जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे तीन आपके, एक यूडीएचआर हमने देखा, उसके बाद में हमने पेरिस कन्वेंशन देखा, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है बर्न कन्वेंशन, की आपके इस रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट कौन से हैं, पेरिस कन्वेंशन है, बर्न कन्वेंशन है, और फिर आपका जो आएगा ट्रिप्स एग्रीमेंट वो होगा। तो यहाँ पे जो बर्न कन्वेंशन है, क्या अगर हमने देखा था इन द पेरिस एग्रीमेंट, इन द पेरिस कन्वेंशन इट वाज फोकसिंग ऑन 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कौन कौन से, पेटेंट को, इंडस्ट्रियल डिजाइन को एंड योर ट्रेडमार्क। बट व्हाट अबाउट द कॉपीराइट, तो यहाँ पे जो बर्न कन्वेंशन है वो डील कर रहा है कॉपीराइट से। सी, बर्न स्विट्जरलैंड ऑन 1886 and went into force in 1887. Currently 181 nations have signed Berne Convention, which was the second international treaty designed to defend intellectual property rights. The main objective of this convention was to provide effective protection to literary and artistic work. The Berne Convention also contains important principles like principle of national treatment. तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर क्वेश्चन आता है कि जो बर्न कन्वेंशन है वो किससे डील करता है, तो बर्न कन्वेंशन कॉपीराइट से डील करेगा। ये क्योंकि किसको प्रोटेक्ट करना चाहता है, आपके लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क को, जिसको हम कहाँ प्रोटेक्ट करते हैं, कॉपीराइट एक्ट में प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं पेरिस वाला, पेरिस कन्वेंशन किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, पेटेंट्स को, आपके इंडस्ट्रियल डिजाइन्स को एंड ट्रेडमार्क को। बट बर्न कन्वेंशन किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, बर्न कन्वेंशन आपके कॉपीराइट को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, सेम प्रिंसिपल वाज लेड डाउन हियर कि नेशनल ट्रीटमेंट हो, प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन हो, और इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोटेक्शन। नेक्स्ट, द बर्न कन्वेंशन आल्सो एम्स टू प्रोवाइड एक्सक्लूसिव राइट टू द ऑथर, कि हम बोल रहे हैं यू हैव द एक्सक्लूसिव राइट, कि जो ऑथर है जिसने की आर्टिस्टिक या क्रिएटिव लिटरेरी वर्क का जो ऑथर है उसके पास क्या राइट होगा, एक्सक्लूसिव राइट होगा, विच इंक्लूड्स राइट टू ट्रांसलेशन, राइट ऑफ ट्रांसलेशन, की जब हम कॉपीराइट पढ़ेंगे उसमें जो एक्सटेंसिव राइट्स होते हैं, कि अगर सपोज कोई ऑथर है उसके पास राइट होता है उसको सेल ऑफ करने का, उसको असाइन करने का, उसकी कॉपीज करवाने का, उसको सेल ऑफ करने का, उसके उस पर अडेप्टेशन करना है। कि अगर कोई भी, हम बोल रहे हैं जेके रॉलिंग है जिन्होंने हैरी पॉटर बुक लिखी है, तो उनके पास ये राइट था कि जो भी अडेप्टेशन हो रहा था मूवी में उनको वो सुपरवाइज कर सकती थी। तो यहाँ पे राइट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, राइट टू परफॉर्म ड्रामेटिक्स होता है। तो ये सब क्या है, इसके इंक्लूडिंग या आपके एक्स्ट्रा राइट्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ऑथर, विथ रिस्पेक्ट टू योर कॉपीराइटेड मटेरियल, की जो भी आप जिसके ऑथर हो उसके रिस्पेक्ट में आपको ये भी राइट्स मिलते हैं अदर देन योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO is an intergovernmental organization that was signed on 1967 and it came into force on 1970. WIPO contains 21 articles and headquarters in Geneva and there are total 193 members. ठीक है, अब WIPO serves as a global forum for shaping balanced international IP rules, setting norms and standards and supporting innovation that benefits creators and society. अभी हम क्या देख रहे थे, पेरिस कन्वेंशन था, ठीक है, वहां पे कन्वेंशन हुआ, कोई ट्रीटी बनी वैसा। अब दूसरा हमने देखा बर्न कन्वेंशन, वो भी एक टाइप के ट्रीटी टाइप था। अब जो एक बॉडी हमको चाहिए थी ताकि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिस्पेक्ट में एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी हो सके, वो कौन सी है, आपकी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इट एडमिनिस्टर्स की इंटरनेशनल आईपी ट्रीटीज एंड प्रोवाइड्स, की जो भी हमने अभी देखी पेरिस कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन, अगर उसको बन तो गई है उसको एडमिनिस्टर करना है तो वो कौन करेगा, ये WIPO करेगा। ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड कॉपीराइट, तो जितने भी ये सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई भी कन्वेंशन ट्रीटी हुई है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देख रहा है, ये देख रहा है। is recognized as the key global institution for harmonization, administration and development of intellectual property law and practice. अब इसके बाद क्या है, मेन आता है आपका ट्रिप्स, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, ट्रिप्स विद रिस्पेक्ट टू WTO में जब हमने देखा था कि यहाँ पे एक ट्रिप्स एग्रीमेंट भी हुआ था विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिलेशन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, की अगर ट्रेड आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इंक्लूड कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में भी प्रोटेक्शन था, वो कहाँ था, यहाँ।
part of the World Trade Organization framework, set comprehensive minimum standard for all forms of IP and mandates member countries to have effective law and mechanism for IP enforcement. इसी के रिस्पेक्ट में, इसी के फर्दरेंस में हमने जो हमारे लॉ हैं उनको क्या किया था, अमेंड किया था। ठीक है, जो हमारा जैसे अभी हम ट्रेडमार्क देखेंगे, ट्रेडमार्क एक्ट देखेंगे 1999 का, तो ये जो आया था वो इन फर्दरेंस ऑफ किसके आया था कि जो ये 1995 में ट्रिप्स एग्रीमेंट आए थे उसके फर्दरेंस में। ठीक है, हेलो अनुश्री, गुड इवनिंग। आज हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बेसिकली देखा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, तो हम बोलेंगे क्या, दिस इज द क्रिएशन ऑफ योर इंटेलिजेंस। उसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो हम बोल रहे हैं कि वहां पे ट्रेडमार्क हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, पेटेंट हो सकता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो सकते हैं। तो ये सबको हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हमने किसको चालू कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने देखा है कि इवोल्यूशन ऑफ कॉपी इवोल्यूशन ऑफ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो कहाँ से हुआ, कि जो मेन मेन कन्वेंशन है वो कौन कौन सी है। तो उसमें हमने सबसे पहले क्या देखा कि आपकी जो मेजर कन्वेंशन हैं, हमने भी देखा यूडीएचआर में आपको आर्टिकल 27 में बताया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी एक एस्पेक्ट हो सकता है, कि जो भी पर्सन अपनी क्रिएटिव इनपुट देके कोई चीज बना रहा है तो उसके ऊपर भी उसका प्रोटेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फिर पेरिस कन्वेंशन, कि हमने क्या देखा, पेरिस कन्वेंशन देखा कि यहाँ पे दो मेजर कन्वेंशन आई थी जिसके ऊपर हम बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिपेंड कर रहा था, कि जो इवोल्यूशन हुआ विद रिस्पेक्ट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसका बेसिस क्या हो सकता है, ये दो कन्वेंशन हो सकते हैं, पेरिस कन्वेंशन एंड नेक्स्ट इज बर्न कन्वेंशन। कि पेरिस कन्वेंशन में हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या के बारे में बात हुई, कि पेटेंट्स के बारे में बात हुई है, फिर इंडस्ट्रियल डिजाइन की बात हुई है और ट्रेडमार्क की बात हुई है, कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं उसके रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन और ट्रेडमार्क का सबसे पहला हमको फॉर्मेट कहाँ मिला था, या फिर इसका राइट हमको कहाँ मिला था, तो हमने बोला पेरिस कन्वेंशन में इसकी सबसे पहले बात हुई थी। अब इसमें तीन की तो बात हो गई, दूसरों की क्या हम बोल रहे हैं कॉपीराइट भी तो होता है हमारा इंपॉर्टेंट है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं कि जो बर्न कन्वेंशन है, सबसे पहले बर्न कन्वेंशन में हमने लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क को प्रोटेक्शन देने के लिए बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने बोला कि आपका एक WIPO होता है, फिर उसके बाद में हमने बोला कि एक ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ था, कि लास्ट क्लास में भी हमने WTO के रिस्पेक्ट में देखा था कि एक ट्रिप्स एग्रीमेंट था, कि जिसमें हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। सेम हम बोल रहे हैं कि इसी ट्रिप्स एग्रीमेंट के फर्दरेंस में इंडियन लॉ में जो भी चेंजेस हुए थे, कि अगर अभी हम बात करेंगे ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1999 की, तो ये भी किसके फर्दरेंस में चेंज हुआ था, ट्रिप्स एग्रीमेंट के, जो कि 1995 में हुआ था। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे एक पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी भी हुई थी। ठीक है, ये हम इंटरनेशनल कन्वेंशन या ट्रीटीज की बात कर रहे हैं, कि जिसके रिस्पेक्ट में आप बोल सकते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इवोल्यूशन या डेवलपमेंट हुआ है। तो नेक्स्ट है पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, इंटरनेशनल एग्रीमेंट एडमिनिस्टर्ड बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, सिंप्लीफाइड प्रोसेस फॉर सीकिंग पेटेंट प्रोटेक्शन इंटरनेशनली थ्रू अ सिंगल एप्लीकेशन। क्या हम बात कर रहे हैं कि अगर मुझे सपोज मैंने कोई इन्वेंशन किया है, तो उसके रिस्पेक्ट में मुझे अगर पेटेंट चाहिए, तो अगर सपोज मैं इंडियन हूं तो मैं इंडियन पेटेंट के लिए अप्लाई करूंगा, तो क्या सिर्फ मुझे इंडिया में ही एप्लीकेशन होगी, क्या इसकी जो मुझे पेटेंट मिलेगा क्या सिर्फ इंडिया के लिए मिलेगा। अब मुझे अगर इंडिया के बाहर भी अपना इन्वेंशन को यूज करना है, मैं चाहता हूं कि कोई भी फॉरेन पर्सन भी मेरा इन्वेंशन को कॉपी ना करे, उसके रिस्पेक्ट में मैं चाहता हूं कि हर कंट्रीज में मेरा पेटेंट होना चाहिए। तो इसी रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं कि एक आपका इंटरनेशनल एप्लीकेशन भी हो सकती है, कि अगर सपोज मैं इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके सब कंट्रीज में अप्लाई करना चाहता हूं, तो अगर जो भी वीपो के पार्ट होंगे, वीपो के मेंबर्स हैं, वहां पे अगर मैं अपना पेटेंट को एप्लीकेबल बनाना चाहता हूं, तो मैं इसकी किसी भी मेंबर स्टेट में अगर मैं एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूं और उसके रिस्पेक्ट में मैं कोई इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करना चाहता हूँ, कि अगर सपोज इंडिया भी मेंबर है, यूएस, यूके ये सारे मेंबर्स है, तो मैं बोल रहा हूँ अगर मुझे इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करनी है, कि मुझे चाहता हूँ कि इंडिया और बाकी सारी कंट्रीज में मेरा पेटेंट रिकॉग्नाइज हो, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये कंसेप्ट दिया था ऑफ इंटरनेशनल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो आपने एक एप्लीकेशन दे दी, उसको हम एप्लीकेशन कंसिडर करेंगे इन एवरी कंट्री, कि अगर सपोज मैंने इंटरनेशनल एप्लीकेशन दी है, तो उस कंडीशन में मुझे हर जगह, हर स्टेट में जाके, हर मेंबर में जाके अलग अलग एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है, कि अगर मैंने इंडिया में एप्लीकेशन दी है तो इसका
अगर ये इंटरनेशनल एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में दी है तो आपकी इंडिया में भी मानी जाएगी, आपकी यूएस में भी मानी जाएगी, आपकी यूके में भी मानी जाएगी, कहीं पे भी जो कि इस WIPO के मेंबर्स है वहां पे आपकी एप्लीकेशन कंसिडर करी जाएगी। और इस एप्लीकेशन के बेसिस के ऊपर वो सारे स्टेट्स क्या है डिसाइड कर सकते हैं आपको पेटेंट ग्रांट करना है या नहीं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। The PCT does not grant an international patent, but it establishes a single application process with legal effect across all participating countries। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर सपोज मुझे इंडिया में पेटेंट मिल गया तो इसका ये मतलब है क्या क्या मुझे वर्ल्ड ओवर पेटेंट मिल गया है? हम ये नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे ये है कि आपको डिफरेंट एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने एक इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करी है तो सेम एप्लीकेशन वुड बी कंसिडर्ड इन डिफरेंट कंट्रीज। कि आपने एक एप्लीकेशन फाइल करी है मतलब आपने हर स्टेट में हर मेंबर कंट्री में आपने एप्लीकेशन फाइल करी है। नाउ द एवरी इंडिविजुअल कंट्री वुड रिकॉग्नाइज or would consider your application and decide whether you should be granted patent or not। तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन की जो प्रोसेस है उसको हमने क्या करा है कट डाउन किया है कि अब आपको हर स्टेट में जाके इंडिविजुअल आपको एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल आपको एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। कि अगर सपोज मैं पेटेंट लेना चाहता हूँ तो मैं यूएस में जाके एक अलग पेटेंट फाइल करूंगा, पेटेंट एप्लीकेशन वहां पे प्रोसेस फी अलग दूंगा, यूके में अलग, ऐसी सारी कंट्रीज में मैं दूंगा क्या? तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि नो, यू डोंट हैव टू गिव डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर योर पेटेंट। आप क्या कर सकते हो, एक इंटरनेशनल एप्लीकेशन दे सकते हो जो हर स्टेट्स में कंसिडर की जाएगी और वो स्टेट कंसिडर करने के बाद डिटरमाइन करेंगे कि आपको पेटेंट देना है या नहीं। नेक्स्ट, मेड्रिड सिस्टम एग्रीमेंट एंड प्रोटोकॉल। यहाँ पे जैसा हमने अभी किस्सा देखा कि पेटेंट के रिस्पेक्ट में देखा है, ये किसके रिस्पेक्ट में बता रहा है? मेड्रिड सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ मेड्रिड एग्रीमेंट एंड प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल सिस्टम एडमिनिस्टर्ड बाय WIPO, अलाउज फॉर इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रेडमार्क्स। की जैसा हमने हमने यहाँ पे पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी में देखा कि आप इंटरनेशनल एप्लीकेशन कर सकते हो फॉर पेटेंट्स, सेम बोल रहा है कि आप इंटरनेशनल एप्लीकेशन किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हो? विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेडमार्क्स। कि अगर सपोज मेरा सोनी का कोई ट्रेडमार्क है तो उसके रिस्पेक्ट में मैं एप्लीकेशन कहाँ फाइल कर सकता हूँ? इंटरनेशनल एप्लीकेशन अगर मैंने मैड्रिड मैड्रिड सिस्टम के अंडर की है तो इस एप्लीकेशन को हर हर स्टेट में जो कि मेंबर है WIPO के वहां पे कंसीडर की जाएगी। ठीक है, next, with one application effective in multiple member countries, it is not a single global trademark registration। कि सेम बोल रहा है कि वहां पे हम बोल रहे थे ये आपका ट्रेडमार्क पेटेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है, वर्ल्ड या फिर इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन नहीं है। सेम बोल रहा है ये आपका इंटरनेशनल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं है, सिर्फ आपकी इंटरनेशनल एप्लीकेशन है। हम आपको क्या बेनिफिट दे रहे हैं कि आपको डिफरेंट कंट्रीज में जाके एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, but a centralized filing system that transmits the application to the trademark offices of designated member countries for their नेशनल एग्जामिनेशन एंड अप्रूवल। अभी भी कौन करेगा? नेशनल एग्जामिनेशन होगा, हर कंट्री डिसाइड करेगी कि आपको ट्रेडमार्क देना है कि नहीं देना है। सिर्फ आपका हमने क्या बचा लिया है? आपका एप्लीकेशन फी, आपका एप्लीकेशन का जो एप्लीकेशन करने का जो तरीका है उसको हमने कट शॉर्ट कर दिया है। नेक्स्ट, बुडापेस्ट ट्रीटी क्या बोल रहा है? प्रोवाइड्स फॉर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड डिपॉजिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर है, अब ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो तीन इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? पेरिस कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन, आपका ट्रिप्स एग्रीमेंट एंड ये दोनों पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी एंड मैड्रिड सिस्टम। इसी के रिस्पेक्ट में हमने जब हमारे इंडियन लॉज में आप बात करोगे ट्रेडमार्क लॉ की तो हमने इसको अमेंडमेंट करके इसको भी रिकॉग्नाइज किया है विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल एप्लीकेशंस। एक क्या बोल रहा है? facilitates international registration of industrial design with one application that can cover numerous countries। तो सेम जो ट्रेडमार्क और पेटेंट के रिस्पेक्ट में एक एग्रीमेंट क्या बता रहा है? इंडस्ट्रियल डिजाइन के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट, अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे ट्रेडमार्क का। जो फर्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो हम कंसिडर करने वाले हैं वो क्या है? वो है ट्रेडमार्क का। कि अगर आपने सुना होगा ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, कि अगर ट्रेडमार्क्स जो यहाँ पे इतने सारे दिए हैं कि अगर सपोज मैकडोनल्ड्स का जो सिंबल है, जो साइन है, या फिर सोनी का जो साइन होता है, या फिर जो एप्पल का जो साइन है, ये सब क्या है? जो सैमसंग लिखा रहता है, ये सब क्या है?
इन सब को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क्स बोलते हैं. सो द डेफिनेशन ऑफ ट्रेडमार्क वुड बी कंसिडर्ड अंडर सेक्शन 1ZB ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1999. पर ये जनरल आइडिया क्या है इसका ट्रेडमार्क का, तो हम बोल रहे हैं ये जो आपने नाम लिखा है, ये जो आपने फिगर बनाया है, यहाँ पे जैसे अलग अलग सिंबल्स हैं, इन सबको हम क्या बोल सकते हैं, ये ट्रेडमार्क्स हैं जो कि क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये अगर सैमसंग मेरा कोई कि सपोज इसके ऊपर कुछ नाम लिखा है, या फिर अगर हमारे पास मोबाइल होता है उसके पीछे अगर एप्पल का साइन है, तो वो क्या डिटरमाइन करता है, वो क्या रिलेशन क्रिएट कर रहा है कि जो प्रोडक्ट है वो किससे रिलेटेड है, उस कंपनी से रिलेटेड है जिसका ये मार्क है. कि अगर सोनी लिखा है, जो हेडफोन्स हैं सोनी के हैं, ये बोलते हैं कि सोनी लिखा है मतलब वो सोनी के प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है. तो ट्रेडमार्क इज अ डिस्टिंक्टिव साइन विच आइडेंटिफाइज सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज as those provided or provided by specific person. कि अगर जो इंस्टाग्राम का साइन है, ये एक स्पेसिफिक साइन है विद रिस्पेक्ट टू इंस्टाग्राम की वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में. मैकडोनल्ड्स का जो साइन है वो किसके रिस्पेक्ट में, मैकडोनल्ड्स जो गुड्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में है. आपका स्टारबक्स हो गया, नाइकी हो गया, तो अगर कोई भी गुड्स के ऊपर नाइकी का सिंबल है तो आप ये एसोसिएट कर सकते हो कि ये गुड्स किसके हैं, नाइकी के हैं. एप्पल का है तो ये हम बोल देते हैं कि जो फोन है, टैब है, ये जो भी है, मैकबुक है, ये सब क्या है, ये किसका है, ये कंपनी एप्पल को रिलेट कर रहा है. सो इट इज आइडेंटिफिकेशन मार्क भी हो सकता है कि ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है या जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है. Provides protection to owner of mark by ensuring exclusive right to use it or authorize another to use it. कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर सपोज देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे कोलैबोरेशन होते हैं कि अगर सपोज बोट ने किसी पर्सन के साथ मिलकर कोलैबोरेशन किया है तो आप उसका भी नेम टैग यूज करते हो. कि अगर सपोज जॉर्डन का और नाइकी का अगर कोलैबोरेशन होता है तो अगर हम क्या बोल रहे हैं, किसी पर्सन को आप ऑथराइज कर सकते हो अपना नाम यूज करने को, या फिर नाइकी का सिंबल आप यूज करने को कि एयर जॉर्डन हो गया. तो वहां पे आपने क्या किया है कि आपने रिकॉग्नाइज किया है कि आपने अपना जो राइट था उनको भी एक्सटेंड किया है. इट प्रमोट्स इंस्टीट्यूट्स एंड एंटरप्राइजेस वर्ल्ड वाइड बाय रिवॉर्डिंग द ओनर्स ऑफ ट्रेडमार्क विथ रिकॉग्निशन एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट्स. फंक्शंस ऑफ ट्रेडमार्क क्या हो सकते हैं कि अगर हम बेसिक फंक्शन देखें कि इस ट्रेडमार्क का ये सिंबल जो है, ये इनका पर्पस क्या है, कि जो गूगल का सिंबल है, बीएमडब्ल्यू के सिंबल है, इनका सबका फंक्शन क्या हो सकता है. तो फर्स्ट फंक्शन है आइडेंटिफिकेशन. कि अगर सपोज कोई भी लोगो मुझे दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको उस कंपनी से लिंक करूंगा. ये एप्पल अगर मुझे कहीं दिख रहा है ये साइन, तो मैं रिकॉग्नाइज इसको कैसे करूंगा, कंपनी से एसोसिएट करूंगा कि ये प्रोडक्ट किसका हो सकता है, एप्पल कंपनी का हो सकता है. नेक्स्ट, सोर्स भी बताता है ये कि हमने आइडेंटिफाई करा, उसको सोर्स भी बता रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है किस कंपनी का है, कहां से ये आया है, किसने मैन्युफैक्चर करा है. क्वालिटी, ये भी हो सकता है कि अगर मैं नाइकी का शूज खरीदने गया हूं तो मैं क्योंकि उसकी क्वालिटी को मानता हूं इसलिए मैंने नाइकी के शूज देखे. तो अगर किसी भी शूज के ऊपर नाइकी बना होगा, नाइकी का सिंबल बना रहेगा, तो मैं क्या मानूंगा कि ये अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो सकता है. सेम विथ रिस्पेक्ट टू एप्पल भी हो सकता है, सेम विथ रिस्पेक्ट टू एनीथिंग. कि अगर सपोज बीएमडब्ल्यू का साइन है तो मैं क्या बोलूंगा कि इनकी क्वालिटी के ऊपर अश्योरेंस मिलती है, इसलिए मैं ये गुड्स को खरीदूंगा क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, उनका सिंबल लगा हुआ है. नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट. इस सिंबल का यूज क्यों होता है, इस सिंबल का यूज इसके प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए भी हो सकता है. कि कहीं पे भी अगर हम बोल रहे हैं मोबाइल के ऊपर आईफोन का जो ये टैग है अगर वो लगा है, लोगो लगा है, तो वो क्या है, एज फंक्शन कैसा करेगा, एज एन एडवर्टाइजमेंट भी करेगा. नाइकी का जो सिंबल है वो उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए भी काम आएगा. तो ये सब इसके फंक्शंस होते हैं. कि ट्रेडमार्क के फंक्शन क्या हो सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन, आप उसका सोर्स जान सकते हो, उसकी क्वालिटी के ऊपर बिलीव कर सकते हो, और उसका आपको ये पता लग सकता है कि ये एडवर्टाइजमेंट भी कर सकता है विद द यूज ऑफ दिस ट्रेडमार्क्स. नेक्स्ट, कि अगर हम बोले कि जो ट्रेडमार्क लॉ था इंडिया के रिस्पेक्ट में, ट्रेडमार्क लॉ कब हम लेके आए, कि हमने अभी इंटरनेशनल फोरम्स तो देख लिए, उसके रिस्पेक्ट में अगर हम बोले कि इंडिया में हमारा लॉ कब से आया था, तो फर्स्ट टाइम इंडिया में 1940 में हमने ट्रेडमार्क एक्ट को रिकॉग्नाइज किया या फिर इसका इनैक्टमेंट किया बिफोर द इंडिपेंडेंस. इसके पहले क्या होता था कि अगर हम बिफोर 1940 की बात करें कि 1940 में तो हमने ट्रेडमार्क लॉ बनाया, उसके पहले हम कैसे डिसाइड करते थे कि अगर कोई लोगो हो रहा था तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी प्रोटेक्शन देना था तो हम उसको कैसे देते थे, कस्टमरी राइट्स के
रेस्पेक्ट में देखते थे और उसको टॉर्शियस एक्टिविटी दे सकते थे कि अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे ट्रेडमार्क का यूज कर रहा है तो। इंडिया हैड नो फॉर्मल ट्रेडमार्क लॉ, ट्रेडमार्क्स वर प्रोटेक्टेड अंडर कॉमन लॉ प्रिंसिपल लाइक पासिंग ऑफ एंड इक्विटी। तो यहाँ पे इक्विटी कोर्ट्स होते थे पहले ब्रिटिश टाइम्स में, तो वो कैसे डिसाइड करते थे कि अगर लॉ नहीं है तो इक्विटी के बेसिस के ऊपर आपको डिसाइड कर सकते हैं डिस्प्यूट कि अगर सपोज ए पर्सन के पास में ये लोगों का राइट है कि वो बहुत टाइम से इसका यूज कर रहा है और जो दूसरा पर्सन है वो भी इसका अगर यूज करना चालू कर दे विदाउट द परमिशन ऑफ ए, तो उस कंडीशन में ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी द इक्विटी कोर्ट कुड हैव डिसाइडेड यस इट इज द राइट ऑफ ए टू यूज दिस लोगो, और उस कंडीशन में बी को हम क्या कर सकते हैं, बी को बोल सकते हैं यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू यूज इट एंड यू हैव टू गिव कंपनसेशन टू द पर्सन ए। ऐसा हो सकता है यस। अब अगर सपोज ये तो कब का टाइम था 1940 से पहले जब देयर वाज नो लॉ। नाउ इन 1940 वी इंट्रोड्यूस द ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1940 ऑन द लाइंस ऑफ ब्रिटिश एक्ट। उसमें हमने क्या किया, हमने रिकॉग्नाइज किया विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडमार्क्स की ट्रेडमार्क्स क्या हो सकते हैं। बट यहाँ पे हमारा लिमिटेशन क्या था कि हमने इन्फ्रिंजमेंट के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं बोला। द 1940 एक्ट वाज लिमिटेड मेनली टू रजिस्ट्रेशन, कि कोई भी पर्सन अगर रजिस्टर करना चाहता है अपना ट्रेडमार्क को तो वहां पे हमने ये बताया कर सकता है। अगर कोई दूसरा पर्सन उसका इन्फ्रिंज करेगा तो क्या, एंड डिड नॉट एडिक्वेटली एड्रेस इन्फोर्समेंट अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट। तो हमने ये बता दिया कि पर्सन का राइट है विद रिस्पेक्ट टू हिज मार्क वो रजिस्टर कर सकता है, बट अगर कोई अनऑथराइज पर्सन आपके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का यूज कर रहा है, अनऑथराइज यूज कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में इन्फ्रिंजमेंट जो हो रहा है उसका क्या, तो उसके रिस्पेक्ट में ये साइलेंट था। नेक्स्ट जो एक्ट आया ऑफ 1958 ट्रेड एंड मर्केंटाइल मार्क एक्ट ऑफ 1958, उसमें क्या किया हमने ये प्रोटेक्शंस दिए। More comprehensive legal framework including better protection, enforcement provisions and penalties for trademark infringement। तो याद रखो 1940 के पहले कुछ नहीं था। 1940 में हमने रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया, उसके बाद में 1958 में जो हमारा एक्ट आया उसमें हमने इन्फोर्समेंट के बारे में भी बता दिया। मार्क रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेडमार्क एज इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एसेट्स एंड इंक्लूडेड प्रोटेक्शन ऑफ सर्विस मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम, कि अब 1958 में सर्विस मार्क्स को भी हमने इंक्लूड किया। ये क्या बोल रहा है, मतलब कि हम बोल रहे थे गुड्स के ऊपर कि सपोज कोई बॉटल है उसके ऊपर अगर कोई लोगो है तो ये क्या है, गुड्स है जिसके ऊपर आप अपना एक लोगो लगा सकते हो। तो हमने वो रिकॉग्नाइज किया कि अगर जो आप अपना मार्क यूज कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एक गुड्स कर रहे हो तो चलेगा। अब ये सर्विसेज क्या है, तो हम बोल रहे हैं कि सपोज कोई बैंकिंग सर्विस हो गई, कि सपोज कोई स्विगी सर्विसेज हो गई, अमेजोन की सर्विसेज हो गई, जो आपको क्या कर रहा है, सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहा है कि वो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि जिसके थ्रू आप अपने जो बायर है वो अपने सेलर से गुड्स ले सकता है। अमेजोन क्या कर रहा है, आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि ए और बी कनेक्ट कर सके या अपना गुड्स ए को बेच सके। तो ये क्या है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस सर्विसेज वाज ऑल्सो इंक्लूडेड, कि अगर सपोज अमेजोन है उसका जो लोगो होता है ए टू जेड का, ठीक है, ये जो लोगो है इसके रिस्पेक्ट में भी अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो पहले नहीं था, बट यहाँ पे जो ये अमेजोन है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इस सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में जो लोगो होगा उसको भी आप ट्रेडमार्क में इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट जो 1999 का एक्ट है, जो मेजर लॉ जो अभी भी प्रिवेलिंग है और इसमें हमने कुछ अमेंडमेंट्स किए, पर जो लॉ है जो अभी के टाइम पे करंटली एप्लीकेबल है वो कौन सा है, 1999 का एक्ट। इसको हमने ट्रिप्स एग्रीमेंट के बेसिस के ऊपर बनाया था। पास टू अलाइन द इंडियन कमिटमेंट अंडर ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ ट्रिप्स, ठीक है। द 1999 एक्ट इंट्रोड्यूस इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब इसमें हमने क्या क्या इंक्लूड किया, क्या हम बात करेंगे कि आपका प्रोडक्ट, आपका गुड्स के रिस्पेक्ट में हमने बात कर ली, सर्विसेज के रिस्पेक्ट में बात कर ली, अब एक वेल नोन ट्रेडमार्क के रिस्पेक्ट में भी हम बात करेंगे। सर्विस मार्क्स को भी हमने बताया। यहाँ पे 1958 में आपका सिर्फ क्या था, बेसिक आइडिया दिया था सर्विस मार्क्स का। 1999 में हमने इसको सर्विस मार्क्स को एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दिया कि सर्विस मार्क्स क्या हो सकते हैं, कि जो भी प्रोडक्ट्स, पहले तो गुड्स वाला हमने देखा मार्क की, सपोज एप्पल है तो एप्पल क्या है, एप्पल के गुड्स है। अब जो अमेजोन है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कि एसबीआई बैंक है वो आपको क्या दे रही है, बैंकिंग सर्विसेज दे रही है। स्विगी है वो क्या दे रही है, आपको फूड डिलीवरी सर्विसेज दे रही है। ये सब क्या है, आपके सर्विस सेक्टर है। उसके रिस्पेक्ट में आपका जो लोगो है उसको भी हमने रिकॉग्नाइज किया है, जो उसका ट्रेडमार्क है उसको भी हमने रिकॉग्नाइज किया है। नेक्स्ट क्या है,
नॉट जस्ट फिजिकल गुड्स प्रोडक्ट्स कलेक्टिव एंड सर्टिफिकेशन मार्क। सर्टिफिकेशन मार्क क्या हो सकता है कि हम देखते हैं आईएसआई सर्टिफाइड है, ठीक है, कि ये सर्टिफिकेशन का जो आईएसआई का जो लोगो होता है उसको वो क्या करता है, एक सर्टिफिकेशन देता है विद रिस्पेक्ट टू गुड्स क्वालिटी, तो उसको भी हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है या फिर रिकॉग्नाइज किया है। नेक्स्ट कलेक्टिव, कि हम बोलते हैं कि अगर सपोज एप्पल है तो वो सिर्फ एक प्रोप्राइटर है, उनका है, बट हम बोल रहे हैं अगर जो कलेक्टिव मार्क है कि वहां पे कलेक्टिव मार्क में हम बोल रहे हैं ए बी सी एक्स वाई पर्सन क्या है, कलेक्टिवली प्रोप्राइटर्स है विथ रिस्पेक्ट टू दिस मार्क। मार्क्स यूज्ड बाय ग्रुप्स लाइक ट्रेड एसोसिएशन, जैसे टाटा सन्स होता है, कि अगर आप टाटा सन्स का लोगो देखोगे तो वहां पे क्या है, ये एक एसोसिएशन है जिसके रिस्पेक्ट में हम एक मार्क दे रहे हैं, मार्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट मार्क दैट सर्टिफाई क्वालिटी और ओरिजिन, दैट इज आईएसआई हो गया फॉर स्टैंडर्ड्स। वेल नोन ट्रेडमार्क्स, यहाँ पे ये भी बात करेंगे हम वेल नोन ट्रेडमार्क्स की। एक तो हम बोल रहे हैं रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स हो सकता है कि जो आपने रजिस्टर किया है विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन क्लास ऑफ द गुड्स, की अगर सपोज मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के रिस्पेक्ट में अपना एप्पल को रिकॉग्नाइज करवाया था या रजिस्टर करवाया था, बट अब जो एप्पल है वो कैसा है, वो एक वेल नोन ट्रेडमार्क है कि वो सबको पता है कि एप्पल का ये लोगो का क्या मतलब होता है, सैमसंग के लोगो का क्या मतलब होता है, सोनी अगर लिखा है तो सोनी का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, वेल नोन है कि ये अब सबको पता है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे क्या कंडीशंस हो सकती है। बट अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये 1919 एक्ट जो था वो इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रिप्स आया था और उसमें मेजर चेंजेस आए थे क्योंकि उन्होंने वेल नोन ट्रेडमार्क को, आपके कलेक्टिव ट्रेडमार्क को, आपके सर्टिफाइंग ट्रेडमार्क को, आपके जो सर्विसेज ट्रेडमार्क है उन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया। even if not registered in India, get extra protection to prevent misuse, longer registration period। अब 1999 के एक्ट के पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन एक्ट का रजिस्ट्रेशन पीरियड था कि हम बोल रहे कोई भी ट्रेडमार्क कितने टाइम के लिए रजिस्टर्ड हो सकता है, तो पहला कितना था 7 years। नाउ आफ्टर द 1990 एक्ट हम क्या बोल रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन का पीरियड क्या हो गया है, 10 years का हो गया है, कि जब भी सपोज मैंने रजिस्ट्रेशन मुझे मिला है वो कितने टाइम के लिए मिलेगा, वो 10 साल के लिए मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू माय लोगो, कि हम बोल रहे हैं ये सोनी के रिस्पेक्ट में जो प्रोटेक्शन मिला मुझे कितने टाइम के लिए मिला, 10 ईयर के लिए मिला। अब इसके बाद ये वापस रिन्यू हो सकता है, ठीक है, 10-10 साल में ये रिन्यू हो सकता है। देर इज नो एक्सटीरियर लिमिट, कि आपके पास कोई ऐसा टाइम बाउंड नहीं है कि आप इसके बाद में रजिस्टर आप उसको वापस रिन्यू नहीं करा सकते। दिस कैन बी रिन्यूड फॉर एन नंबर ऑफ टाइम, बट जो रजिस्ट्रेशन पीरियड होगा वो कितने टाइम के लिए होगा, वो 10 years होगा फॉर वन पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें अमेंडमेंट भी आया 2010 में, ट्रेडमार्क एक्ट वाज अपडेटेड टू इंक्लूड रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेडमार्क, कि जो हमने मेड्रिड वाला बोला था कि मेड्रिड में हमने मेड्रिड एग्रीमेंट देखा कि आप इंटरनेशनल एप्लीकेशन कर सकते हो, कि अगर आप चाहो तो इंटरनेशनल एप्लीकेशन कर सकते हो जिससे कि जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वहां पे आपकी एप्लीकेशन कंसिडर की जाएगी। तो सेम हमने इंटरनेशनल एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में हमने 2010 में लेके आए रजिस्ट्रेशन अंडर द मैड्रिड प्रोटोकॉल, which allows Indian businesses to protect their trademarks in multiple countries with a single application. India officially entered the Madrid system in 2013। कि हमने इंटर किया 2013 में, पर उसके पहले ही हम ये इंटरनेशनल एप्लीकेशन का कंसेप्ट लेके आ चुके थे, मेकिंग इट इजियर टू बिजनेसेस टू एक्सपांड ग्लोबली। अब ये क्या बोल रहा है कि आप अपना बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो ग्लोबली, कि अगर सपोज इंडियन कोई कंपनी है उसके रिस्पेक्ट में कोई उसने अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है, कि अगर सपोज इंडियन कंपनी हल्दीराम है तो उसको अगर इंडिया से बाहर यूएस में भी अपने आउटलेट्स खोलना है तो ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का यूज कर से वो वहां पे खोल सकता है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, आपको इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मिल सकता है, अगर आप अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो ये कराओगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इन 2017, अब ये जो 2017 में हमने रूल्स लेके आए, कि हम बोलते हैं एक तो एक्ट होता है आपका, एक एक्ट होता है और उसी के रिस्पेक्ट में उसको इलेबरेट करने के लिए रूल्स आ सकते हैं। तो ये 1999 का जो एक्ट है उसके रिस्पेक्ट में हमने सर्टेन रूल्स आर प्रोवाइडेड इन 2007। ट्रेडमार्क रूल्स वर अपडेटेड टू इंट्रोड्यूस ऑनलाइन फाइलिंग एंड वर्चुअल हियरिंग, मेकिंग द प्रोसेस फास्टर एंड मोर एक्सेसिबल। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लॉ क्या है आपका, हमने 1940 से स्टार्ट किया, 1958 का देखा, 1958 के बाद 1999 का देखा। 19 ये तीनों क्या है, एक्ट्स है, मतलब लॉ है, उसके साथ में हम क्या देख रहे हैं, रूल्स देख रहे हैं ऑफ 2017, ठीक है। तो ये मेन इसके लॉज हैं जो डील कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के कौन कौन से रूल लॉ हो गए, तो हमने बोला 1940 का,
आप बोल रहे हो 1958 का, फिर हमारा आया 1999 का और 2017 के रूल्स। ठीक है, नेक्स्ट। ये पूरा एक चार्ट बना है कि जिसमें आपको टेबुलर फॉर्म में मिल जाएगा कि 1940, 1958, 1999 और अभी हमारा क्या लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें एक एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें कि ये डिस्कस किया गया था इन द केस ऑफ कैडबरी इंडिया लिमिटेड वर्सेस नीरज फूड। जो ट्रेडमार्क है उसके रिस्पेक्ट में द स्पिरिट एंड इंटेंडमेंट एंड पर्पस ऑफ ट्रेडमार्क लेजिस्लेशन इज टू प्रोटेक्ट ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर अगेंस्ट डिसऑनेस्ट अडॉप्शन ऑफ वंस ट्रेडमार्क बाय अनदर विद इंटेंशन ऑफ कैपिटलाइजिंग अदर रेपुटेशन एंड गुडविल। ये ट्रेडमार्क का पर्पस ही क्या था कि अगर सपोज मेरा कोई सोनी है, मैंने अगर ट्रेडमार्क किया है सोनी का, तो उसको अगर दूसरा पर्सन यूज करके अपने ईयरफोन्स बेच रहा है तो उससे क्या होगा, मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, मुझे फाइनेंशियल लॉस होगा, मेरी गुडविल अफेक्ट होगी। कि अगर वो खराब प्रोडक्ट सेल ऑफ करेगा तो उस कंडीशन में मेरी गुडविल अफेक्ट होगी, मुझे बिजनेस में अफेक्ट हो सकता है। तो इन्हीं सबको हमको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडमार्क लेके आए। अब जो ट्रेडमार्क वर्ड है डिफाइन कहाँ है, तो अगर हम बोलेंगे जो ट्रेडमार्क है वो कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 21 ZB ऑफ 1999 एक्ट में। जो इंडियन जो ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1999 है उसका सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 ऑफ क्लॉज ZB में आपको ट्रेडमार्क मिलता है डिफाइन। कि ट्रेडमार्क क्या बोलेंगे हम, मींस अ मार्क। कि सबसे हम पहले हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, एक मार्क है। तो अब मार्क क्या हो सकता है, तो यहाँ पे सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 इसका क्लॉज M अगर देखें तो उसमें मार्क डिफाइन है। मार्क इंक्लूड्स अ डिवाइस, अ ब्रांड, अ हेडिंग, a label, a ticket, name, signature, word, letter, numeral, shape of good, packaging and combination of colors और any combination therefore। कि हम बोल रहे थे कि यहाँ पे आपका सोनी जो लिखा है, सैमसंग जो लिखा है, जो आपका एप्पल बना है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, इन सब में आ रहा है। कि अगर आपने देखा होगा 1-8 कम्यून, 1-8 कम्यून में जो विराट कोहली का है वहां पे उसकी विराट कोहली की साइन भी है। तो ये सब क्या है, यहाँ पे ये जो 1-8 कम्यून है, ये जो वर्ड है वो क्या हो सकता है, एक ट्रेडमार्क हो सकता है। ये जो सोनी लिखा है ये एक ट्रेडमार्क हो सकता है। ये जो एप्पल बनाया है ये क्या हो सकता है, एक ट्रेडमार्क हो सकता है। बिकॉज ये डिवाइस, ब्रांड, हेडिंग, लेबल, टिकट, नेम, सिग्नेचर, ये क्या है, आपके इन सब में आ सकता है। कोई भी वर्ड हो सकता है, सोनी हो गया, सैमसंग हो गया, लेटर हो सकता है। कि अगर सपोज कोई ऐसा 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 करके कुछ है तो वहां पे ये क्या हो सकता है, ये भी एक ट्रेडमार्क बन सकता है। फिर न्यूमरल हो सकता है, कि हमने क्या बोला, न्यूमरल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 8 वर्ड है ये क्या हो सकता है, ये न्यूमरल भी एक ट्रेडमार्क हो सकता है। कि अगर इसकी जो कंडीशंस को फुलफिल कर रहा होगा तो ये न्यूमरल भी एक ट्रेडमार्क हो सकता है। नेक्स्ट, शेप ऑफ गुड को हम देखेंगे कि अगर सपोज कोई शेप है इस बॉटल का, जैसे कोका कोला की बॉटल है उसका एक स्पेसिफिक शेप होता है। कि यहाँ पे अगर जो पहले वाली जो ग्लास वाली जो कोका कोला की बॉटल होती थी ये ऐसी तो नहीं दिखती थी, पर अगर अगर हम देखें तो उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, दिस पर्टिकुलर शेप ऑफ द बॉटल ऑफ कोका कोला हैड ट्रेडमार्क, तो वो भी इंक्लूड हो सकता है। पैकेजिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, कि हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर। कि बास्किन रॉबिन्स का एक स्पेसिफिक कलर होता है, जो उसका लोगो है उसमें स्पेसिफिक कलर्स होते हैं। कि फेविक्विक में अगर आप देखोगे तो उसके लोगो, उसकी जो पैकेजिंग होती है उसमें ब्लू और येलो का स्पेसिफिक कलर्स होते हैं। तो उन सबको हम क्या बोल सकते हैं, ये सब चीजें भी आपकी ट्रेडमार्क में आ सकती है। कॉम्बिनेशन देयरफॉर, कि ये सब चीजें मिलके भी हो सकती है। कि अगर सपोज सैमसंग है, यहाँ पे एप्पल लिखा हुआ है, तो ये दोनों चीजें मिलके भी हो सकती है। शेप है, शेप के ऊपर आपने यहाँ पे कोको कोला लिखा है, कोको कोला का लिखने का स्टाइल भी जो है कोको कोला, उसका भी एक ट्रेडमार्क हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये सब चीजें आपकी ट्रेडमार्क में प्रोटेक्ट हो सकती है। तो हम क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले ट्रेडमार्क क्या है, एक मार्क है। मार्क में क्या है, ये सारी चीजें हो सकती है। अब ये मार्क कब जाके ट्रेडमार्क बनेगा उसकी कंडीशन देखते हैं। कि सबसे पहले हमने बोला कि ये मार्क होता है, मार्क क्या क्या हो सकता है वो सब हमने देखा। अब हम बोल रहे हैं ये मार्क मीन्स, मार्क कैसा होना चाहिए, केपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। कि हम क्या बोल सकते हैं, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, कि इसको आप एक पेज पे बना सकते हो।
कि अगर जो एप्पल का साइन है उसको क्या मैं यहाँ पे बना सकता हूँ? यस, बना सकता हूँ। जो सोनी का लोगो है उसको मैं क्या यहाँ बना सकता हूँ? बना सकता हूँ। इंस्टाग्राम का जो हमने देखा था, जो उसका आइकन है, क्या उसको मैं बना सकता हूँ? हाँ, बना सकता हूँ। तो ये सब क्या बोल रहा है, इसको आप ग्राफिकली क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो इफ अ मार्क इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेबल and which is capable of distinguishing the goods or services of one person from another, कि यहाँ पे जो सैमसंग है और एप्पल है वो अगर अगर ये मोबाइल के पीछे लिखा है सैमसंग और इस मोबाइल के पीछे ये बना हुआ है, तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट किसका है और ये प्रोडक्ट किसका है, बिकॉज ऑफ दिस लोगो। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मार्क यू आर एबल टू आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश दैट कि ये जो प्रोडक्ट है वो एप्पल कंपनी का है। तो उस कंडीशन में हम बोल रहे हैं इफ द मार्क इज केपेबल ऑफ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेबल एंड इज केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड, कि जिस गुड के ऊपर वो यूज हुआ है उस गुड को वो दूसरे गुड से डिफरेंशिएट कर सकता है। नेक्स्ट, and may include shape of good कहाँ गया, and may include shape of good, their packaging and combination of color, कि इस ट्रेडमार्क में हम बोल रहे हैं कि क्या आ सकता है। ट्रेडमार्क में हमने बोला कि आप क्या हो, एक मार्क हो सकते हो, केपेबल ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन, या आप अपने गुड्स को दूसरे गुड्स से या फिर अपनी सर्विसेज को डिफरेंट सर्विसेज से अलग करोगे। कि अगर सपोज स्विगी है उसका जो भी साइन होगा वो जोमेटो से अपने आप को अलग कर सकता है। तो यहाँ पे ये दोनों कैसे हैं, अपनी जो गुड्स है, अपनी जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको दूसरी सर्विसेज से वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और इस ट्रेडमार्क में आप क्या इंक्लूड करोगे, में इंक्लूड शेप ऑफ गुड्स, देयर पैकेजिंग, ये हम देखेंगे जो फरेरो रोशर का केस देखेंगे कि जो फरेरो रोशर्स होती है उसमें अगर देखो आप एक स्पेसिफिक पैकेजिंग होती है कि जो आपकी जो जो चॉकलेट बॉल है उसके ऊपर गोल्ड रैपिंग होती है और उसका जो केस होता है उसमें वो रखी रहती है। तो ब्राउन केस में वो आपके एक गोल्डन कलर की बॉल होती है। तो उस कंडीशन की जो पैकेजिंग है वो स्पेसिफिकली हम किससे रिलेट करते हैं कि अगर आपको गोल्डन पैकेजिंग और उस कप में मिलता है तो क्या आप रिलेट करोगे कि ये क्या है, फरेरो रोशर्स हो सकती है। तो उस कंडीशन में हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो आपकी पैकेजिंग है उसके बेसिस के ऊपर भी आपको ट्रेडमार्क मिल सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, क्या हम बोलेंगे कि जो भी अगर सपोज गुड्स है उसकी पैकेजिंग या फिर सपोज उसके रैपर के ऊपर एक स्पेसिफिक कलर कॉम्बिनेशन है, जैसे हमने बोला बास्किन रॉबिन्स, तो उसके ऊपर अगर कोई भी स्पेसिफिक कलर्स हैं तो उसको भी हम क्या ले सकते हैं, उसका भी प्रोटेक्शन ले सकते हैं। अब ये केपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली का क्या मतलब है, क्या सिर्फ आप पेन पेपर पे ही कर सकते हो क्या इसको? तो हम बोल रहे हैं नहीं, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है तो भी हम उसको कंसिडर करेंगे। and includes representation in digital form. Distinctness क्या होता है? Some inherent characteristics or some distinguishing characteristics in the mark itself, which makes it so distinctive or capable of distinguishing a good of one person from another. कि यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो मार्क होना चाहिए वो डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लोकली सभी यूज कर रहे हैं। कि अगर सपोज ऐसा कोई सर्कल है, क्या इस सर्कल के ऊपर मैं ट्रेडमार्क ले सकता हूँ क्या? तो यहाँ पे अगर कभी मैं इसको यहाँ पे लगा दिया, कभी मैंने इसको सर्कल को पेन के ऊपर लगा दिया, बॉटल के ऊपर बना दिया, तो ये क्या डिस्टिंक्टिव है क्या? इसको अगर मैं सर्कल देखूंगा तो मुझे क्या ये हमेशा डिस्टिंक्टिवली बताएगा कि ये किस प्रोडक्ट से रिलेट कर रहा है? नहीं। सो द मार्क हैज टू बी डिस्टिंक्टिव, कि जैसे एप्पल का जो लोगो है वो क्या है, डिस्टिंक्टिव है। सैमसंग जो लिखा हुआ है वो डिस्टिंक्टिव है। सोनी जो लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये हमने कभी सुने ही नहीं थे, तो ये क्या है, डिस्टिंक्टिव है, कि आपने ये कभी ना देखे हैं ना कभी सुने हैं, ये अपने आप में नए दिख रहे थे। तो जितने भी यहाँ पे जैसे हमने अभी ट्रेडमार्क देखे थे कि ये जो लोगोज है ये क्या है, सब अपने आप में डिस्टिंक्टिव फीचर दे रहे हैं। और अगर ये डिस्टिंक्टिव फीचर है और इसको आप किससे रिलेट कर सकते हो, एक पर्टिकुलर गुड से, कि अगर ये एम है तो ये मैकडोनल्ड से ही रिलेट कर रहा होगा, ये हमको पता है। ये जो लोगो दिया है ये वो किससे रिलेट कर रहा है, इंस्टाग्राम से रिलेट कर रहा है। कि अगर ये जो एरो का साइन है यहाँ पे हम इस एरो को किससे रिलेट करते हैं, नाइकी से ही रिलेट करते हैं, और इसका एक स्पेसिफिक फीचर दिख रहा है जो अपने आप में अलग है। इसमें भी ये हमको अलग दिख रहा है। ये जो WWF है इसका एक लोगो अलग है। तो यहाँ पे जो लोगो है, जो साइन है, जो मार्क है, वो अपने आप में भी डिस्टिंक्टिव है, और वो अपने गुड्स को या फिर जो सर्विसेज जिससे वो रिलेट कर रहा है उसको दूसरे गुड्स और सर्विसेज से अलग करने का केपेबल है। ठीक है। अब नेक्स्ट,
क्या यही लोगो हम बोल रहे हैं कि जैसे हम बोलते हैं गुड्स और सर्विसेज हो गई, क्या सिर्फ उसी के रिस्पेक्ट में हो सकती है? कि अगर सपोज पेन के ऊपर मेरा हो सकता है कि आप लोगो किस पे लगा दो, पेन पे लगा दो। सर्विसेज क्या है, स्विगी जोमेटो की सर्विसेज हो गई, उनका एक लोगो हो सकता है। तो क्या इन्हीं ट्रेडिशनल यूसेज के ऊपर भी हो सकता है क्या? इसके अलावा भी हो सकता है क्या? तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं नॉन ट्रेडिशनल या फिर नॉन कन्वेंशनल मार्क्स भी हो सकते हैं, कि एक तो गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया, इनके अलावा भी हम बोल रहे हैं कि आपके क्या है दूसरे चीजों के ऊपर मार्क्स हो सकते हैं, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज हम बोले, एक होता है स्मेल ट्रेडमार्क, कि हम बोल रहे हैं स्मेल हो गया, साउंड हो गया आपका, कि सपोज आर्किटेक्चरल डिजाइन हो गई। तो इन सब के ऊपर आपने ये क्या हो सकता है, ये आपके नॉन ट्रेडिशनल या फिर एक्स्ट्रा, कि हम बोल रहे हैं कि जो प्रॉपरली हमने गुड्स और सर्विसेज देखे वो तो नॉर्मल है, ये क्या है नॉन ट्रेडिशनल या फिर नॉन कन्वेंशनल है। कि कन्वेंशनल क्या होगा, गुड्स और सर्विसेज, बट ये क्या है नॉन कन्वेंशनल। क्या आपने कभी सुना है कि स्मेल, आपका स्मेल भी क्या हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है, कि एक पर्टिकुलर स्मेल या ऑर्डर क्या है, वो क्या है, फ्रेग्रेंस क्या है, वो उसके बेसिस के ऊपर भी आप ट्रेडमार्क ले सकते हो। स्मेल शुड बी डिस्टिंक्टिव फ्रॉम द प्रोडक्ट। अब इसका एक कंडीशन अकॉर्डिंग टू 2017 जो रूल्स है उसमें इसको रिकॉग्नाइज किया है कि स्मेल ट्रेडमार्क हो सकता है, बट कंडीशन क्या है कि जो भी स्मेल है उसका उसके प्रोडक्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट। कि अगर सपोज परफ्यूम के रिस्पेक्ट में, कि अगर मैं परफ्यूम के रिस्पेक्ट में ही ट्रेडमार्क लेना चाहता हूं, तो मैं क्या परफ्यूम की फ्रेग्रेंस के बेसिस पे ले सकता हूँ क्या, जो उसकी फ्रेग्रेंस होगी उसके बेसिस के ऊपर मैं ट्रेडमार्क ले सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो परफ्यूम है उसमें उसमें जो प्रोडक्ट है वो क्या है, परफ्यूम है। जो लिक्विड है उसी का जो प्रोडक्ट का जो फीचर ही क्या है, वो क्या है, फ्रेग्रेंस। तो यहाँ पे जो आप स्मेल ले रहे हो उसका जो प्रोडक्ट है उससे कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या हो सकते हैं, कि डच कंपनी टेनिस बॉल का एक केस था, कि अगर सपोज आपको, इसको अभी देखते नहीं है, इसके पहले हम एक जनरल देखते हैं, कि जब भी आप अगर मैकडोनल्ड्स पे जाते हो, कि कोई कैफे कॉफी डे में जा रहे हो, या फिर कोई भी पिज्जा हट में जा रहे हो, तो उनकी एक अलग सी फ्रेग्रेंस होती है, कि जब भी आप वहां के दरवाजा जैसे ही खोलते हो आपको वहां से जो स्मेल आती है वो आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि ये जो स्मेल है ये पिज्जा हट की है, या फिर ये आपकी जो है ये सीसीडी की है। तो यहाँ पे ये जो डिटरमाइनिंग फैक्टर है विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेग्रेंस, उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई कर रहा है कि हम कहाँ आए हैं। कि अगर किसी को आंख बंद करके आप अगर पिज्जा हट में लेके जा रहे हो, और अगर उसकी स्मेल से कोई भी पर्सन पहचान सकता है कि ये पिज्जा हट में हम आ गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, वो जो स्मेल है वो डिस्टिंक्टिवली आपको ये बता रही है कि इसका ओरिजिन क्या है, कि यहाँ पे उसके प्रोडक्ट्स या गुड्स को आपको क्या कर रही है, रिलेट कर रही है। वैसा ही एक डच कंपनी टेनिस बॉल का केस था, कि यहाँ पे जो एक कंपनी थी उनकी जो टेनिस बॉल बनाते थे, टेनिस बॉल में टेनिस की जो खुशबू होती है वो अलग होती है, बट यहाँ पे की जो टेनिस बॉल थी उसमें क्या थी, ग्रास की फ्रेग्रेंस थी, जो भी बॉल थी उनकी उसमें ग्रास की फ्रेग्रेंस थी। तो अगर कोई भी उस टेनिस बॉल को हाथ में रखेगा या फिर फ्रेग्रेंस लेगा, उसको पता चल जाता था कि ये किस कंपनी की है, ये डच कंपनी की बॉल है, क्योंकि यहाँ से क्या है, इस बॉल से ग्रास की फ्रेग्रेंस आ रही है। तो दिस स्मेल ऑफ ग्रास कमिंग फ्रॉम द बॉल, टेनिस बॉल, वो क्या दे रही थी, एक डिस्टिंक्टिव फीचर दे रही थी उस बॉल को, और उस स्मेल से आप डायरेक्टली ये रिकॉग्नाइज कर सकते थे कि ये बॉल किसकी है, ये सर्टेन कंपनी की बॉल है, डच कंपनी की बॉल है। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, नॉन कन्वेंशनल बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, साउंड ट्रेडमार्क। कि अब आपने नेटफ्लिक्स का टुडुम तो सुना होगा, कि जैसे ही नेटफ्लिक्स चालू होता है तो वो क्या करता है, टुडुम। ठीक है, वैसा ही याहू का साउंड होता है। उसके बाद एक सेंचुरी 20th सेंचुरी फॉक्स फिल्म होती है, कि उसमें भी जब आप देखो इंट्रो, तो ऐसा करके जो ड्रम्स बजते हैं, ये सब साउंड क्या है, ये एक स्पेसिफिक साउंड होता है जिसके ऊपर आप साउंड ट्रेडमार्क ले सकते हो। या फिर आप जो एमजीएम लायन रोर्स होती है, लायन रोर का, कि जैसे आप टॉम एंड जेरी अगर आपने देखा होगा, उसके स्टार्टिंग में एक जो लायन आता है वो ऐसी खिड़की में से, गोल सी खिड़की रहती है और उसमें से एक टाइगर बनता है और वो रोर करता है। तो वो जो है, वो उसको भी आप एक साउंड ट्रेडमार्क में रजिस्टर कर सकते हो। तो ये सब क्या है, ये आपके साउंड ट्रेडमार्क है, कि ऑन द बेसिस ऑफ साउंड ओनली आप क्या रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि ये किसका है। कि जैसे ही टुडुम बजेगा आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, नेटफ्लिक्स से रिलेटेड है। तो वैसा ही हम बोल रहे हैं, अगर आप साउंड के रिस्पेक्ट में किसी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, कि सर्विसेज को आइडेंटिफाई कर रहे हो या फिर गुड्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो उसके डिस्टिंक्टिव साउंड के कारण, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ये साउंड ट्रेडमार्क में कवर हो सकते हैं। कलर ट्रेडमार्क क्या है, तो हमने अभी देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ कलर क्या है, आप उसको ट्रेडमार्क कर सकते हो। कि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, कि मार्क क्या हो सकता है आपका,
कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, और यहाँ पे भी हमने ट्रेडमार्क में क्या देखा था, इसमें भी क्या इंक्लूड हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, कि दो कलर, दो से ज्यादा कलर्स का अगर आप कंबाइन करके आपके प्रोडक्ट के ऊपर दिख रहा है तो उस कॉम्बिनेशन ऑफ कलर को आप ट्रेडमार्क कर सकते हो। बट क्या अगर सपोज सिंगल कलर है, कि अगर प्रोडक्ट मेरा एक ही कलर का है, सेम सिंगुलर कलर का है, तो क्या उसको रिकॉग्नाइज करवा सकते हो आप, उसको ट्रेडमार्क करा सकते हो? तो यहाँ पे बोला सिंगल कलर ट्रेडमार्क डिफिकल्ट होता है पर इम्पॉसिबल नहीं है। विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्बिनेशन ऑफ कलर तो आप करा सकते हो, बास्किन रॉबिन्स का जो कलर्स है उसके रिस्पेक्ट में आप ट्रेडमार्क ले सकते हो। बट अगर सिंगल कलर है तो डिफिकल्टी हो सकती है डिस्टिंक्टिवनेस बताने की। बट यहाँ पे जैसे हमने देखा था आपका आर्किटेक्चर ट्रेडमार्क्स भी हो सकते हैं, कि हम नॉन कन्वेंशनल में क्या बोल रहे हैं, कि अगर सपोज आर्किटेक्चरल डिजाइन है, कोई भी जो बिल्डिंग है उसकी जो डिजाइन है उसके बेसिस के ऊपर आप ट्रेडमार्क लेना चाहते हो, कि ये जो आर्किटेक्ट है, कि ये जो घर बना है या जो बिल्डिंग है उसका जो पर्टिकुलर शेप है उस रिस्पेक्ट में ट्रेडमार्क लेना चाहते हो, तो हमने बोला था आप शेप्स के रिस्पेक्ट में तो ले सकते हो, कि यहाँ पे शेप ऑफ गुड्स, यहाँ लिखा है शेप ऑफ गुड्स, तो इसी को इंटरप्रेट करते हुए वो कहां तक ले गए, आर्किटेक्टर ट्रेडमार्क तक ले गए, कि अगर कोई भी ट्रेडमार्क हम शेप के ऊपर ले सकते हैं तो आप बिल्डिंग के शेप के ऊपर क्यों नहीं ट्रेडमार्क ले सकते हो? कि अगर सपोज ऐसा ही केस एक हुआ था कि आपने बुर्ज अल सुना होगा, कि दुबई में एक ऐसी करके 7 स्टार होटल है जो सी के पास है, ठीक है, ये उसका शेप है, पर्टिकुलर शेप है, बुर्ज अल करके है, कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर शेप का हम क्या बोलते हैं, ये एक पर्टिकुलर शेप ऑफ बिल्डिंग है जिसका उनको ट्रेडमार्क मिल सकता है। सेम अगर कोई इंडिया में इसी शेप का अगर कोई होटल खोलना चाहता है, कि एक केस भी हुआ था यहाँ पे, कि ये क्या कर रहा था, कि ये बुर्ज बुर्ज नोएडा करके ऐसा एक होटल खोला, और सेम ही वो बुर्ज दिल्ली कर रहे थे, बुर्ज बॉम्बे, बुर्ज बैंगलोर, तो ये होटल चेन क्या कर रहे थे, ये होटल चेन क्या कर रहे थे, सेम ऑन द स्ट्रक्चर, की जैसा शेप ये बुर्ज अल का था वही शेप को वो रिपीट कर रहे थे, या फिर उसी शेप को जैसा वो बिल्डिंग बना रहे थे, होटल बना रहे थे, और उसका नाम क्या रख रहे थे, बुर्ज नोएडा। ये तो बुर्ज नोएडा बन भी गई थी। उसके बाद में जो दूसरी सारी जो बुर्ज दिल्ली, बुर्ज बॉम्बे और बुर्ज बेंगलोर थी, इन सब के रिस्पेक्ट में कोर्ट ने क्या है, इंजंक्शन ग्रांट किया, कि आप इन सब के जो शेप है एज सिमिलर एज द बुर्ज आप नहीं कर सकते, बिकॉज वो क्या है, उसके ऊपर ट्रेडमार्क मिल सकता है, और वो क्या करेगा, डिसेप्टिवली सिमिलर होगा आपका इस ट्रेडमार्क से। तो सेम जो आपका ताज होटल है, ताज जो होटल है बॉम्बे का, मुंबई का जो ताज होटल है उसके आर्किटेक्ट के ऊपर भी ट्रेडमार्क मिल गया है। दिस वॉज द फर्स्ट केस इन विच द आर्किटेक्ट ट्रेडमार्क वॉज गिवन। तो ये जो हम बोलते हैं, जो मुंबई का आपका इंडिया क्या नाम है, ताज होटल है, उसके आर्किटेक्ट के ऊपर भी आपके ऊपर आपको ट्रेडमार्क मिला हुआ है, ताज होटल ऑफ मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके बाद हम बोल रहे हैं कि जो 1999 एक्ट में हमने डिस्कस किया है कि डिफरेंस आपको गुड्स के बाद में आपको सर्विस मार्क्स के ऊपर भी रिकॉग्निशन दिया, तो अब ये सर्विसेज क्या है, सर्विस अंडर दिस सेक्शन ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 जी में क्या बोल रहा है, मींस सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन विच इज मेड अवेलेबल टू पोटेंशियल यूजर and includes the provision of services in connection with business of any industrial or commercial matter such as banking हो सकता है, तो SBI का हमने लोगो देखा क्योंकि वो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका लोगो भी हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन हो गया, कि सपोज BSNL हो गया या फिर जियो हो गया, तो उसका हो सकता है। एजुकेशन हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कि जैसे जो भी इंश्योरेंस की कंपनीज हो गई उनका, चिट फंड्स का हो गया, रियल एस्टेट्स का हो गया, ट्रांसपोर्ट का हो गया, कि अगर एयर इंडिया है वो क्या कर रही है, एयर इंडिया का भी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है विस्तारा है, तो ये सब क्या है, इनके जो नाम है उनको भी ट्रेडमार्क मिल सकता है, बिकॉज वो क्या प्रोवाइड कर रही है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और उनके जो मार्क्स होंगे वो क्या होंगे, सर्विस मार्क्स होंगे। नेक्स्ट, स्टोरेज हो गया, मटेरियल ट्रीटमेंट हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और अदर एनर्जी, बोर्डिंग हो गया, लॉजिंग हो गया, इंटरटेनमेंट हो गया, कि अगर कोई इंटरटेनमेंट या अम्यूजमेंट पार्क है उनका जो लोगो है उनको भी कर सकते हैं। इमेजिका है, कि जैसे जो इमेजिका है उनका लोगो है उसको भी वो ट्रेडमार्क कर सकते हैं।
कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, कन्वेइंग ऑफ न्यूज, इंफॉर्मेशन एंड एडवर्टाइजमेंट की जितने भी न्यूज चैनल है उनका जो लोगो है वो भी ट्रेडमार्क हो सकता है। तो ये क्यों हो सकता है? क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए जो उनका मार्क होगा वो सर्विस मार्क्स होगा। जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं अमेजोन का, स्विगी का, ये जो लोगो है, ये जो नाम लिखा है, ये क्या है? उनका आइडेंटिफिकेशन मार्क हो सकता है, ये ट्रेडमार्क हो सकता है, ये रजिस्टर करा सकते हैं वो। नेक्स्ट, जो हमने बोला एक और जो फीचर हमारा 1999 एक्ट में आया वो क्या था? कलेक्टिव मार्क का। कि हम बोल रहे हैं कि अगर सपोज एप्पल है तो वो किसी प्रोपराइटर का है, कि अगर सपोज अमेजोन है तो वो पर्टिकुलर प्रोपराइटर का है। प्रोपराइटर क्या है? जो उसकी ओनरशिप रख रहा है। बट हम बोल रहे हैं ये जो कलेक्टिव मार्क्स है इनके जो यूज कर रहा है वो कौन कर सकता है? कलेक्टिव ग्रुप, कलेक्टिव पर्संस कर सकते हैं। व्हेन देयर इज अ ग्रुप ऑफ पर्संस, उस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं? ये जो मार्क है वो कलेक्टिव मार्क है, वो सिंगल प्रोपराइटर का नहीं है। उसको यूज कौन कर सकता है? डिफरेंट पर्संस कर सकते हैं उस ग्रुप के। मीन्स अ ट्रेडमार्क डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विसेज ऑफ मेंबर्स ऑफ association of person not being partners which is the proprietor of the mark for those others। ठीक है। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं कि आपका सर्टिफिकेशन मार्क क्या हो सकता है? कि हम बोलते हैं सर्टिफिकेशन मार्क की आईएसआई अप्रूव्ड है, कि यहाँ पे आईएसआई अप्रूव्ड है, बीएसआई हॉलमार्क है, कि जितने भी हॉलमार्क्स हैं ये अगर आपको होते हैं उस गुड्स के ऊपर तो वो जो हॉलमार्क है वो भी आप क्या कर सकते हो? रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो सकता है। कि जो आईएसआई है इसको भी आप रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क करिए। जो आईएसआई अथॉरिटी है उन्होंने रजिस्टर किया है और ये जो आईएसआई मार्क है वो क्या है? रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। Means a mark capable of distinguishing the goods or services in connection with which it is used in the course of trade। अब इन मार्क्स का ये जो भी अगर सपोज इस ये जैसे आईएसआई मार्क कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे आप देख सकते हो तो अगर उनके ऊपर लगा हुआ है तो ये क्या बताता है? कि वो जो गुड्स हैं वो एक सर्टेन क्वालिटी या फिर जो क्वालिटी या फिर जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी है उसको मैच कर रही है, या आईएसआई अप्रूव्ड है, मतलब उस क्वालिटी को स्टैंडर्ड्स को वो अप्रूव कर रही है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स, जिसके ऊपर ये आईएसआई मार्क है वो क्या करेगा? ये अगर मार्क्स, ये अगर सपोज एक गुड है जिसके ऊपर आईएसआई मार्क है और दूसरे के ऊपर गुड्स नहीं, आईएसआई मार्क नहीं है, तो ये क्या कर रहा है? दिस यूसेज ऑफ आईएसआई मार्क ऑन अ गुड्स वुड डिस्टिंग्विश फ्रॉम the goods from other goods and distinguish capable of distinguishing the goods or services in connection with which it is used in course of trade which are certified by the proprietor of the mark in respect of origin, material, mode of manufacture of good, performance of the services, quality, accuracy and other characteristics from the goods or services। कि जो हॉलमार्क सपोज जो प्योरिटी का हॉलमार्क हो सकता है या क्वालिटी का हो सकता है या फिर जो मोड ऑफ सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हो आप, तो ये सब के रिस्पेक्ट में जो भी मार्क्स यूज होते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको आप सर्टिफाइंग मार्क्स बोल सकते हैं। कि जो सर्टिफाई कर रहे हैं कि अगर इस गुड्स के ऊपर ये ट्रेडमार्क है तो ये सर्टिफाई कर रहा है दिस गुड्स मैचेस द स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एज प्रिस्क्राइब फॉर द गुड। नेक्स्ट, अब हम क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट आपका वेल नोन ट्रेड ऑफ होता ट्रेडमार्क है। अब वेल नोन क्या है? कि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स है या फिर जो मार्क है उसकी गुडविल इतनी हो गई है। गुडविल अगर जैसे हम देखें टाटा की या फिर होंडा की तो यहाँ पे इट इज अ गुडविल, ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि जो मार्क है वो वेल रिकॉग्नाइज है। वेल रिकॉग्नाइज है मतलब इसकी आपको क्या बोल रहे हैं ये सर? कलेक्टिव मार्क यूज करने के लिए इट्स मैंडेटरी कि उसको सेम ग्रुप से बिलोंग करते हो। कि यहाँ पे ये ग्रुप्स के रिस्पेक्ट में ही होगा कि हम जैसे बोल रहे हैं टाटा सन्स तो उसकी जितने भी उसके मेंबर्स होंगे उसी वो सब उसका यूज कर सकते हैं। हम बोल रहे हैं कि अगर सपोज मेरा जो मार्क है, मैंने एक मार्क लिया है सोनी करके, ठीक है, या फिर सपोज ऐसा करके ये ट्रेडमार्क मैंने रजिस्टर किया है तो इसका यूज कौन कर सकता हूँ? मैं जो सिंगल प्रोप्राइटर हूं मैं। बट अगर जो टाटा सन्स है उनके ये जो मेंबर्स होंगे इसके वो सब इसको यूज कर सकते हैं और ये जो जितने भी मेंबर्स हैं वो सब इसके प्रोप्राइटर नहीं है। हम बोल रहे हैं ये जो मेंबर्स हैं ये सब इसका यूज कर सकते
सकते हैं, और ये कोई भी पार्टनरशिप में नहीं है, ये इंडिविजुअल प्रोप्राइटर नहीं है, ये इस लोगो का सबके सब यूज कर सकते हैं कि टाटा सन्स में दूसरे कंपनीज जितने भी हैं ये सब इसका यूज कर सकते हैं। बट इस केस में सिर्फ प्रोप्राइटर कौन होगा, सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन होगा। तो यहाँ पे हम कलेक्टिव मार्क इसीलिए बोल रहे हैं कि इसको कोई भी पर्सन, जो ग्रुप ऑफ पर्सन है, वो कलेक्टिवली यूज कर सकते हैं। जैसा हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव राइट कि अगर कोई भी प्रोप्राइटर है तो उसका एक्सक्लूसिव राइट होगा, बट विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप ऑफ पर्सन यहाँ पे इनका एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, इनका इंडिविजुअली राइट है विथ रिस्पेक्ट टू दिस यूसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या हम बोल रहे थे, वेल नोन ट्रेडमार्क के रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं कि आपका वेल नोन ट्रेडमार्क क्या होगा। तो हम बोल रहे हैं कि जो मार्क जो कि जिसकी गुडविल इतनी है कि जिसके कारण उसका नोन, वो नोन बहुत ज्यादा है, कि अगर सपोज हम बोल रहे हैं कि अगर सपोज हमने बोला मैकडोनल्ड्स, आज बच्चा बच्चा जानता है कि मैकडोनल्ड्स क्या है और उसका साइन क्या होता है, कि अगर मैंने एम बनाया है तो उसको पता चल जाएगा ये मैकडोनल्ड्स है, इवन इफ इन द रिमोट एरियाज। कि अगर सपोज दूसरा एप्पल का लोगो है, एप्पल का लोगो है तो यहाँ पे सबको पता है कि ये एप्पल का लोगो किससे लिंक कर रहा है, कि आपके एप्पल प्रोडक्ट से लिंक कर रहा है या एप्पल कंपनी से कर रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये क्या है, एक वेल नोन ट्रेडमार्क है, क्योंकि इसका रिकॉग्निशन डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट क्राइटेरिया में सबको है। Provides that in relation to any goods or services means a mark which has become so that so to the substantial segment of the public which uses such goods or receives such services that the use of such mark in relation to the other goods or services would likely be taken as indicating connection in the course of trade। कि अगर हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो मार्क है वो इतना ज्यादा प्रेवलेंट है, इतना ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है बाय द क्लास ऑफ पर्संस, इस वजह से कि जहां पे भी ये यूज होगा उसको हम क्या मानेंगे कि ये है एप्पल का जो कुछ है। कि अगर सपोज एप्पल का जो लोगो है वो वेल रिकॉग्नाइज है, कि हम बोल रहे हैं वो सारी क्लासेस ऑफ पर्संस को पता है, तो अगर सपोज मैंने अपनी बॉटल पे भी, अगर बॉटल पे कोई ये सेम मार्क दिखता है तो कोई भी पर्सन, क्योंकि कोई भी पर्सन क्या बोलेगा कि अगर इस बॉटल पे एप्पल का मार्क दिख रहा है तो वो उससे कंफ्यूज हो सकता है कि ये सपोज एप्पल बॉटल नहीं निकाली होगी। कि अब तो क्या है, जैसे एप्पल अपना केस भी निकालता है, एप्पल अपना एक स्ट्रैप भी निकाल रहा है, तो उनको क्या लगेगा, क्योंकि ये एप्पल का ही प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके ऊपर मार्क क्या है, एप्पल का लोगो लग रहा है, तो ये एप्पल बॉटल हो सकती है। एप्पल वॉच तो होती है, एप्पल ईयरफोन्स एयरपोर्ट्स भी होते हैं, तो उनको क्या लगेगा, एप्पल बॉटल भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में हम बोल रहे हैं यहाँ पे जो आपका मार्क था वो कैसा था, वेल रिकॉग्नाइज था, कि यहाँ पे वेल रिकॉग्नाइज है बाय डिफरेंट क्लास ऑफ पर्सन। उस कंडीशन में अगर ये मार्क कहीं पे भी अगर हमको दिखता है, कि सपोज मुझे एप्पल का मैकबुक आता है, आपका एप्पल का लैपटॉप्स भी आते हैं, आपके एप्पल की कंप्यूटर भी आता है, तो अगर सपोज यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर ये जो डिजिटल बोर्ड है उसके ऊपर अगर मैं एप्पल का लोगो होता तो मैं क्या मान सकता था कि ये सपोज एप्पल ने ही एक डिजिटल स्क्रीन निकाली है जिसको यहाँ पे सेल ऑफ किया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑन दैट बेसिस, बिकॉज दिस डिजिटल स्क्रीन और this digital screen consists or contains a Apple mark, this could lead to confusion in the mind of the person। जो भी कस्टमर है उनको क्या कंफ्यूजन हो सकता है, this digital signature is been sold by the Apple। तो इसी कंडीशन को हम बोल रहे हैं वेल नोन ट्रेडमार्क्स। Services between those goods or services and a person using the mark in relation to the first mentioned good or services। ठीक है, कि अगर मार्क वेल रिकॉग्नाइज्ड है तो उस कंडीशन में वो अगर किसी भी जगह पे यूज हो रहा है तो वो कस्टमर्स को या फिर कंज्यूमर्स को क्या कर सकता है, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि जो गुड्स हैं ये भी उस वेल नोन ट्रेडमार्क के हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अनलाइक अदर ट्रेडमार्क दो whose goodwill and reputation is limited to a certain specified geographical area। कि अगर सपोज मैंने अपना छोटा सा बिजनेस चालू करा है, या फिर हल्दीराम है, या फिर कोई भी गुड्स के ऊपर कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, वो क्या है, उसका एप्लीकेशन, उसकी रिकॉग्निशन क्या होगी, एक लिमिटेड एरिया में होगी, जब तक वो इतना पॉपुलराइज नहीं है कि हम उसको बोलते हैं वेल नोन ट्रेडमार्क। वेल नोन ट्रेडमार्क का मतलब ये है कि वो इतना पॉपुलर है उसका ट्रेडमार्क कि वो सबको पता है। बट अगर दूसरा जो ट्रेडमार्क है जिसका रिकॉग्नाइज नहीं है, वो जिसका रिकॉग्निशन सब दूर नहीं है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, जनरल।
and a certain range of products. Well-known trademark has its goodwill and reputation across the nation and across categories of goods and services. क्या बोल रहे हैं कि अगर सपोज एप्पल का एग्जांपल ही लेके चले कि एप्पल का रिकॉग्निशन इंडिया में भी है, दूसरी कंट्रीज में सब दूर है, तो मतलब हम बोल रहे हैं अक्रॉस नेशन इसका रिकॉग्निशन है। एंड सेकेंडली हम बोल रहे हैं अक्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि ये अगर कहीं पे भी यूज होता है तो हम उसको एप्पल के साथ रिलेट कर सकते हैं कि हम बोल सकते हैं एप्पल का ईयरफोन भी हो सकते हैं, एप्पल का टैब भी हो सकता है, एप्पल का आपका इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकता है, एप्पल का बैग भी हो सकता है, एप्पल का अगर हमने इसको यूज कर लिया कि सपोज एप्पल का फर्नीचर भी हो सकता है, तो हम ये कर बोल रहे हैं क्योंकि ये वेल रिकॉग्नाइज है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये किसी से भी अगर कहीं पे भी यूज होता हुआ दिखेगा तो वो पर्सन को क्या है कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। Trademark Act restricts the trademark registry to allow and register any mark as trademark which is deceptively similar to a well-known trademark। कि जब भी हम ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे कि अगर मैंने अपना नया ट्रेडमार्क बनाया, ट्रेडमार्क मार्क बनाया है, अब उसका मैं रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं रजिस्ट्री में जाऊंगा और उसको रिकॉग्नाइज करवाऊंगा या फिर उसका रजिस्ट्रेशन लूंगा। तो उस कंडीशन में अगर वो डिसेप्टिवली सिमिलर है, आइडेंटिकल है या फिर सिमिलर है विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेल नॉन ट्रेडमार्क, तो मुझे रजिस्ट्रेशन अपने मार्क का नहीं मिलेगा। ठीक है। सेक्शन 11 क्लॉज 2 गिव्स प्रोटेक्शन टू वेल नोन ट्रेडमार्क की अगर आप देखो सेक्शन 11 क्लॉज 2, ये क्या है, ये ट्रेडमार्क एक्ट है 1999 का, इसमें हम देख रहे हैं सेक्शन 11 कि हम बोल रहे हैं कोई भी अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है अपने ट्रेडमार्क का तो उसको रिफ्यूज किया जा सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज किया जा सकता है अगर वो डिसेप्टिवली सिमिलर किससे है, वेल नोन ट्रेडमार्क से है। See, a trademark which is a trademark which is identical with or similar कि अगर सेम टू सेम है या फिर सिमिलर भी है टू एन अर्लियर ट्रेडमार्क एंड इज टू बी रजिस्टर्ड कि अगर सपोज यहाँ पे सैमसंग है, ये क्या है, एक वेल नोन ट्रेडमार्क है, उसके बाद में अगर मैं कोई भी सिमिलर इसके ऊपर कि मैं सैमसंग करना चाह रहा हूँ, ये सैमसंग है और ये सैमसंग है, तो इसको जो यहाँ पे यू की जगह मैंने ए यूज किया है, तो इसका अगर मैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाऊं कि ये मेरा ट्रेडमार्क है, मैं इसका रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूं, आप रजिस्टर कर लो, तो यहाँ पे क्या इसका रजिस्ट्रेशन होगा, तो हम बोल रहे हैं जो अर्लियर ट्रेडमार्क है वो कैसा है, ये सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स में है, अब मैं ये सैमसंग किस में जा रहा हूँ, ये क्लोथिंग लाइंस में जा रहा हूँ। ठीक है, इसका यूज मैं कहाँ करना चाहता हूँ, मैं अपना एक नया टी शर्ट का एक लोगो बनाना चाहता हूँ, अपनी क्लोथिंग लाइन निकालना चाहता हूँ जिसका जो नाम होगा क्लोथिंग लाइन का सैमसंग। ठीक है, सैमसंग नाम होगा उसका क्लोथिंग ब्रांड का। तो यहाँ पे अगर मैं क्लोथिंग लाइन में यूज करना चाहता हूँ इस वर्ड को, और ये कहाँ पे, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो हम बोल रहे हैं इवन इफ तो कैटेगरीज अगर डिफरेंट है, अगर फिर भी जो अर्लियर जो ट्रेडमार्क है अगर वो वेल नोन ट्रेडमार्क है, उस कंडीशन में क्या आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा इन डिफरेंट कैटेगरी ऑल्सो, तो बोल रहे हैं नो। अ ट्रेडमार्क विच इज आइडेंटिकल और सिमिलर कि यहाँ पे क्या है, ये सिमिलर है टू द अर्लियर ट्रेडमार्क एंड इज टू बी रजिस्टर्ड फॉर अ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट सिमिलर टू दोज फॉर विच द अर्लियर मार्क इज रजिस्टर्ड। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में है, ये क्लोथिंग में, कोई रिलेशन है क्या, नहीं, फिर भी हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मार्क सिमिलर है और जो अर्लियर मार्क है वो shall not be registered if और टू द एक्सटेंट टू द अर्लियर ट्रेडमार्क इज वेल नोन कि जो अर्लियर ट्रेडमार्क है क्योंकि वो वेल नोन ट्रेडमार्क है, यहाँ पे सैमसंग क्या है, वेल नोन ट्रेडमार्क है, सो इवन इफ द कैटेगरीज और द क्लासेस ऑफ योर गुड्स और सर्विसेज आर डिफरेंट, फिर भी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये एक वेल नोन ट्रेडमार्क है। And use of the later mark without due course would take unfair advantage of or it detrimental to the distinctive character or repute of the earlier trademark। ये हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक earlier जो trademark है वो एक well known trademark है, आप क्या यूज करना चाहते हो, उसका deceptively similar या identical mark यूज करना चाहते हो, even if the classes of services are different, but अगर आप ये यूज करोगे लोगों को क्या लग सकता है, लोगों को ये confusion हो सकता है। क्या बोल रहा है, later without due course could
टेक अनफेयर एडवांटेज, तो यहाँ पे ये क्लोथिंग ब्रांड को अनफेयर एडवांटेज हो सकता है। लोग क्या मानेंगे कि ये सैमसंग के ही क्लोथिंग ब्रांड है, एक सैमसंग ने ही अपनी क्लोथिंग ब्रांड खोली हो सकती है, और उसी बिलीफ के ऊपर लोग क्या करेंगे, उसको परचेस कर सकते हैं, बिलीविंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द और गुड फेथ और गुडविल ऑफ द सैमसंग। तो यहाँ पे ये क्लोथिंग ब्रांड को आप रजिस्टर नहीं कर सकते हो सैमसंग के नाम से, बिकॉज ये क्या करेगा, लोगों को कंफ्यूज करेगा और ये अनफेयर एडवांटेज देगा जो ये पर्सन है उसको। ये क्या है, ये आपका एक वेल नोन ट्रेडमार्क का एक बेनिफिट हो गया कि अगर सपोज एक पर्सन के पास वेल नोन ट्रेडमार्क है, उस कंडीशन में किसी भी क्लासेस ऑफ सर्विसेज या गुड्स में उसका सिमिलर या आइडेंटिकल मार्क रजिस्टर नहीं हो सकता है, जो कि पर्सन को क्या किए, कंफ्यूजन क्रिएट करे और वो पर्सन जो रजिस्टर करने वाला है उसको अनफेयर एडवांटेज दे। तो नेक्स्ट, Section 11, subsection 6 provides that registrar shall, while determining whether a trademark is well-known trademark or not, कि हम ये कब डिसाइड करेंगे कि कौन सा ट्रेडमार्क वेल नोन ट्रेडमार्क है या नहीं, तो उसके रिस्पेक्ट में भी सेक्शन 11 बता रहा है कि हम जो रजिस्ट्रार है वो कब डिसाइड करेगा कि दिस ट्रेडमार्क इज अ वेल नोन ट्रेडमार्क। टेक इनटू अकाउंट एनी फैक्ट विच ही कंसिडर्ड रेलेवेंट फॉर डिटरमाइनिंग अ ट्रेडमार्क एज वेल नोन, इंक्लूडिंग the knowledge or recognition of trademark in relevant section of the public, including knowledge in India obtained as a result of promotion of the trademark। ये हम बोल रहे हैं कि ये जो एप्पल का लोगो है, ये एप्पल का जो ट्रेडमार्क है, ये वेल नोन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसका रिकॉग्निशन इन रेलेवेंट सेक्शन ऑफ द पब्लिक, कि यहाँ पे सबको पता है कि ये जो एप्पल है, इसका क्या मतलब होता है कि ये उस गुड्स को किससे रिलेट करता है, एप्पल से रिलेट करता है। इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ इंडिया ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ प्रमोशन, कि अगर आप देखो हर एडवर्टाइजमेंट में, हर बिलबोर्ड के ऊपर आपको अभी एप्पल 17 का लोगो चल रहा था या फिर आपका उसको एडवर्टाइजमेंट चल रहा था, तो इस एडवर्टाइजमेंट से हम क्या बोल सकते हैं, ये जो एडवर्टाइजमेंट है आपको इंडिया में हर जगह देखने को मिलेगा, इवन इन विलेजेस। तो उस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि बाय द फैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, बाय द फैक्ट ऑफ प्रमोशन ऑफ द गुड्स, आप ये बता सकते हो कि इसका नॉलेज सबको होगा। नेक्स्ट, द ड्यूरेशन, एक्सटेंड एंड जोग्राफिकल एरिया ऑफ द यूज ऑफ द ट्रेडमार्क, ये जो ट्रेडमार्क का यूज है, एप्पल का यूज है, आप देखोगे सब जगह है कि यहाँ पे जोग्राफिकल एरिया, ड्यूरेशन बहुत टाइम से चल रहा है, एक्सटेंड एंड जोग्राफिकल एरिया इंडिया में भी है, बाहर भी है, इंडिया में भी हर सिटी में है, हर स्टेट में है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये सेम विथ रिस्पेक्ट टू सैमसंग भी हम रिलेट कर सकते हैं। द ड्यूरेशन, एक्सटेंड एंड जोग्राफिकल एरिया ऑफ एनी प्रमोशन ऑफ द ट्रेडमार्क, यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं वो हर इंडिया में, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब जगह हो रहा है, इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, प्रेजेंटेशन एट फेयर्स, एग्जीबिशन और गुड्स और सर्विसेज। इंस्टाग्राम पे देखोगे, इंस्टाग्राम पे भी ये सारा मिलेगा आपको, तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन का भी आपको देख सकते हो कि यह हर एक्सटेंड में आपका हो रहा है। नेक्स्ट, ड्यूरेशन एंड जोग्राफिकल एरिया ऑफ एनी रजिस्ट्रेशन ऑफ और एनी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क, यहाँ पे अगर देखेंगे कि जो एप्पल का लोगो का रजिस्ट्रेशन इंडिया में भी मिलेगा, आपको म्यांमार में भी मिलेगा, आपको सब जगह मिलेगा, तो ये रजिस्टर्ड है सब जगह, तो ये भी बोल सकते हैं। द रिकॉर्ड ऑफ सक्सेसफुल इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स, कि अगर सपोज किसी ने भी इसके अगेंस्ट सेम कॉपी किया होता है एप्पल का लोगो और उसने, एप्पल कंपनी ने इनके अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट का सूट फाइल किया है और उनको इन्फ्रिंज करने के लिए लायबल किया है, तो उसको भी हम दिखा सकते हैं कि देखो इन्होंने ये भी करा हुआ है। Record of successful enforcement of the rights which the trademark has been recognized as well trademark by any court or register, कि यहाँ पे दूसरा भी बता सकते हैं, देखो इंडियन कोर्ट्स ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है, कि इंडियन रजिस्ट्री में भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया है, इस पर्सन को भी बोला गया है कि आप इंफ्रिंजमेंट कर रहे हो, तो ऑन दिस बेसिस ये कंसिडरेशन हो सकते हैं जब रजिस्ट्री ये देख रही है कि कोई सा भी मार्क वेल नोन ट्रेडमार्क है या नहीं है। ठीक है, क्यों ना, कि कोई सा भी ट्रेडमार्क, की सैमसंग हो गया, सोनी हो गया, इन सब के रिस्पेक्ट में हम ये डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि रजिस्ट्रार है वो कंसीडर कर सकता है, कि हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन देते हैं किसको, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क ऑफिसर को, कि जहाँ पे ट्रेडमार्क रजिस्ट्री जो होता है उसको हम एप्लीकेशन देते हैं, तो वही डिसाइड करेगी आपकी एप्लीकेशन ग्रांट होगी कि नहीं होगी, आपका जो मार्क है वो रजिस्टर्ड होगा कि नहीं होगा, तो वो क्या चेक करेगा, वो विद रिस्पेक्ट टू वेल नोन ट्रेडमार्क्स भी चेक कर सकता है उसको। where a trademark has been determined to be well known in at least one relevant section of the public in India by any court or registration, the registrar shall consider trademark as well-known trademark for registration under this act. Next, the registrar shall not require as a condition for determining whether trademark is a well-known
ट्रेडमार्क कि यहाँ पे उसको कौन सी कंडीशंस को देखने की जरूरत नहीं है, दैट द ट्रेडमार्क हैज बीन यूज्ड इन इंडिया, कि इवन इफ इट इज प्रमोटेड इन इंडिया, एडवर्टाइज इन इंडिया, बट वो यूज नहीं हो रहा है। कि अगर हम बोल सकते हैं कि अगर कोई भी नया प्रोडक्ट यहाँ पे आने वाला है तो उसके रिस्पेक्ट में बहुत प्रमोशन किया, बहुत एडवर्टाइजमेंट करी है, तो उसके रिस्पेक्ट में भी उस एडवर्टाइजमेंट को देखते हुए दूसरे ने किसी को कॉपी कर लिया। कि अगर हम बोले नया ब्रांड, अगर कोई इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज ब्रांड अगर एलवी है, लुई विटॉन है, अभी तक उसके कोई आउटलेट्स नहीं है, अगर ये हम सपोज करें कि देर इज नो आउटलेट इन इंडिया, बट इसका जो प्रमोशन है वो एडवर्टाइजमेंट है इंस्टाग्राम पे, न्यूज़पेपर्स में, और ये सब दूर है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये वेल नोन हो सकता है इन इंडिया ऑल्सो, इवन इफ द नो गुड्स आर सोल्ड इन इंडिया। कि हम क्या बोल रहे हैं, इवन इफ देर आर नो आउटलेट्स और नो सेलिंग ऑफ दिस गुड्स इन इंडिया, बट बिकॉज ऑफ द प्रमोशंस आप क्या बोल सकते हैं कि ये वेल नोन है। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि ट्रेडमार्क हैज बीन यूज्ड इन इंडिया, द ट्रेडमार्क हैज बीन रजिस्टर्ड, कि यहाँ पे यूज हो रहा हो, यहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ हो, वो जरूरी नहीं है। इवन इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया येट, उस कंडीशन में भी जो रजिस्ट्रार है वो इसको एलवी को क्या कंसिडर कर सकता है, वेल नोन ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकता है। दैट द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क हैज बीन नॉट बीन फाइल्ड, कि यहाँ पे अभी एप्लीकेशन भी फाइल नहीं हुई है, आपने रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, इसका यूज भी यहाँ नहीं होता है, इवन इफ ऑल दिस कंडीशन आर देयर, फिर भी आप उस ट्रेडमार्क को वेल नोन ट्रेडमार्क मान सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, दैट द ट्रेडमार्क इज अ वेल नोन इन और हैज बीन रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एन एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड एनी जुरिस्डिक्शन अदर देन इंडिया। ये भी आपको देखने की जरूरत नहीं है कि आपका जो इंडिया के अलावा भी कहीं कहाँ कहाँ हुआ है, तो अगर आप उसको सिर्फ ये बता सकते हो कि वो वेल नोन है, रिकॉग्नाइज्ड है, तो उस कंडीशन में ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये देखो यूएस में, ये देखो फ्रांस में, ये देखो यूके में ये रजिस्टर्ड है। That the trademark is well known to the public at large in India. Next, under the 2017 rules, रूल नंबर 124, यहाँ पे जो स्पेसिफिक रूल ऑफ 124 है, वो आपको प्रोसीजर ले डाउन कर रहा है कि कब जाके आप अपना ट्रेडमार्क को वेल नोन ट्रेडमार्क में रजिस्टर करा सकते हो। कि अगर सपोज मुझे लगता है कि मेरा जो ट्रेडमार्क है वो वेल नोन ट्रेडमार्क है, उसका प्रोसीजर दिया है 124 रूल में कि मैं रजिस्ट्री में जा सकता हूँ और ये एप्लीकेशन दे सकता हूँ कि माय ट्रेडमार्क शुड बी रजिस्टर्ड एज अ वेल नोन ट्रेडमार्क, क्योंकि उस कंडीशन में मुझे बेनिफिट्स ज्यादा मिल सकते हैं। ठीक है, वंस रजिस्टर्ड इट गेट्स प्रोटेक्शन इन ऑल कैटेगरीज। इसका क्या मतलब है कि अगर सपोज मेरा जो रजिस्टर्ड हुआ था कि एलवी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो वेल नोन ट्रेडमार्क है, कि अगर सपोज कर रहे हैं हम कि एलवी जो ये सिंबल है, वो जो लुई विटॉन का सिंबल है, वो एक वेल नोन ट्रेडमार्क है, तो उसको मैं क्लोथिंग लाइंस में तो यूज नहीं कर सकता। क्या उसको मैं फूड चेन में यूज कर सकता हूँ क्या, कि अगर सपोज कोई मैं एलवी करके लुई विटॉन करके एक फूड चेन खोलना चाहता हूँ, रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, लुई विटॉन फूड कॉर्नर, लुई विटॉन रेस्टोरेंट, तो ये कर सकता हूँ क्या, तो हम बोलेंगे नहीं। तो यहाँ पे ऐसा भी एक केस हुआ था कि अगर सपोज लुई विटॉन है, उसके ही केस में ये बोला था कि अगर सपोज कोई चिकन कॉर्नर खोलना चाहता है या चिकन फ्राइड चिकन का खोलना चाहता है आउटलेट या रेस्टोरेंट फ्राइड चिकन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे बिकॉज एलवी हैज अ वेल नोन ट्रेडमार्क, उस कंडीशन में ये दूसरे कैटेगरीज में भी प्रोटेक्शन लेगा, क्लोथिंग में तो लेगा ही, बट ये सपोज फूड चेन है, इनके रिस्पेक्ट में भी उसके पास प्रोटेक्शन होगा बिकॉज इट इज अ वेल नोन ट्रेडमार्क। नेक्स्ट, ये केस देखो, डेमलर बेंस की। अब यहाँ पे क्या केस हुआ कि ये जो बेंस है, मर्सिडीज बेंस का जो साइन होता है, जो ये थ्री साइन होता है, थ्री पॉइंटेड ह्यूमन बींग इन अ रिंग, तो यहाँ पे एक क्या किया, एक रिंग बनाई और थ्री पॉइंटेड ह्यूमन बींग बनाया, कि यहाँ पे एक ऐसा करके ह्यूमन बींग बनाया। ठीक है, कि ये उसके लेग्स होंगे और उसके ये हाथ ऐसा करके, तो ये सेम दिख रहा था किसका, मर्सिडीज बेंस है, कि अगर डिसेप्टिवली सिमिलर है, आइडेंटिकल तो नहीं है, कि वहां पर रिंग्स हैं, रिंग है और उसमें थ्री स्टैंड्स है, यहाँ पे स्टैंड थ्री स्टैंड्स है, कि यहाँ पे थ्री लाइंस है, बट यहाँ पे लाइंस की जगह उन्होंने क्या करा, एक ह्यूमन पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लगाया, कि थ्री पॉइंटेड ह्यूमन बींग लगाया इन अ रिंग। तो यहाँ पे दूर से अगर कोई देख रहा था वो क्या लग रहा था, उस केस में ये डिसेप्टिवली सिमिलर लग रहा था, तो हमने बोला बिकॉज बेंस इज अ वेल नोन ट्रेडमार्क, उस कंडीशन में आप इसका यूज नहीं कर सकते हो। ये तो किसके रिस्पेक्ट में, ये कार्स के रिस्पेक्ट में, बट ये किसके रिस्पेक्ट में था, ये क्लोथिंग लाइन के रिस्पेक्ट में था। तो भी हमने बोला बिकॉज ये क्या है, ये कार के रिस्पेक्ट में है, पर ये वेल नोन ट्रेडमार्क है, इसलिए आप ये जो क्लोथिंग लाइन के ऊपर यूज कर रहे हो वो नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट इज अ वेल नोन ट्रेडमार्क। लाइक टाटा ना तो ट्रेडमार्क लिया हुआ है, तो इन दोनों
को भी अलग से ट्रेडमार्क लेना होगा क्या? टाटा क्यों ट्रेडमार्क नहीं होगा? टाटा कंपनीज है, तो टाटा कंपनी अपने आप में ही तो रजिस्टर्ड है। इस टाटा के रिस्पेक्ट में जो भी जूडियो का होगा, तनिष्क का होगा, ये सब नाम है, ये सबका रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क में लिया होगा इन्होंने। हैव यू चेक्ड इट कि टाटा का कोई ट्रेडमार्क नहीं है? ये सबके रिस्पेक्ट में ट्रेडमार्क्स होंगे। तनिष्क हो गया, टाइटन हो गया, जूडियो, ठीक है। अभी हम क्या बोल रहे हैं, सेम हम वेल नोन ट्रेडमार्क के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं कि अगर मर्सिडीज बेंज का जो ये थ्री रिंग और थ्री लाइंस के रिस्पेक्ट में जो ये सिंबल है, उसके ऊपर हम बोल रहे हैं कि ये वेल नोन ट्रेडमार्क है, तो उस केस में अगर कोई दूसरा क्लोथिंग लाइन के रिस्पेक्ट में इसी को सिमिलर बना रहा है, कि अगर सिमिलर यूज कर रहा है तो उसको भी हम मना कर सकते हैं, क्योंकि वो इंफ्रिंजमेंट हो सकता है दिस वेल नोन ट्रेडमार्क का। ऑन अंडरगारमेंट्स इन्होंने यूज किया था, तो ये भी क्या है, इंफ्रिंजमेंट है ऑफ वेल नोन ट्रेडमार्क्स। नेक्स्ट, अब इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम बोलें कि हमने बोला ट्रेडमार्क्स तो हमने डिस्कस किया, ट्रेडमार्क डिस्कस किया कि लोगो हो सकते हैं, कोई नाम हो सकता है, बट क्या इसमें डोमेन नेम्स को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं? कि हम जैसे बोलते हैं www.netflix.com, www.google.com, youtube.com, linkedin.com, amazon.com, तो यहाँ पे ये जो डोमेन नेम है, क्या इसके ऊपर भी ट्रेडमार्क हो सकता है क्या? कि अगर सपोज कोई डोमेन नेम है, बुक माई शो है, तो उसके ऊपर भी क्या मेरा जो डोमेन नेम है उसके ऊपर ट्रेडमार्क हो सकता है? तो हम बोल रहे हैं यस, अ डोमेन नेम कैन बी प्रोटेक्टेड एज ट्रेडमार्क इन इंडिया इफ इट फुलफिल्स द लीगल रिक्वायरमेंट। कि जो ट्रेडमार्क की रिक्वायरमेंट है कि वो क्या होना चाहिए, एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर शो करना चाहिए, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर ले, और वो केपेबल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एक मार्क होना चाहिए। मार्क में आपने बोला कि नंबर्स भी आ सकते हैं, न्यूमरल्स भी आ सकते हैं, कुछ लिखा हुआ भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो डोमेन नेम है youtube.com, तो वो क्या लिख रहा है, एक पर्टिकुलर कुछ लिखा हुआ है, तो उसमें हम बोल रहे हैं लिखा हुआ है, लिख भी सकते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मार्क भी है, केपेबल ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, और ये डिस्टिंग भी बनाएगा कि अगर YouTube लिखा है मैंने youtube.com, तो मुझे ये कैसे रिलेट कर सकता हूँ, मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ YouTube से। तो YouTube से इस मार्क को तो आप कर ही सकते हो, इसके साथ साथ ये जो इसका डोमेन नेम है उसको भी आप रजिस्टर कर सकते हो एज अ ट्रेडमार्क, बिकॉज इट विल नॉट ओनली गिव द इंटरनेट एड्रेस, कि हम क्या बोलते हैं कि जो डोमेन नेम होता है वो आपका इंटरनेट एड्रेस है, कि आप अगर इसको टाइप करोगे तो आप कहाँ जा सकते हो, यूट्यूब पे जा सकते हो, तो ये आपका एड्रेस तो शो कराएगा ही, उसके साथ साथ में ये क्या बता रहा है, ये एक इंडिविजुअल डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर भी शो करता है कि ये आप अगर youtube.com लिख रहे हो तो ये किससे रिलेट कर रहा है, ये आपके गुड्स या की सर्विसेज को एक पर्टिकुलर पर्सन या गुड्स या सर्विसेज से रिलेट कर रहा है, और दूसरों से डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि youtube.com अगर लिखा हुआ है तो ये किससे डिफरेंशिएट कर रहा है कि ये सर्विसेज किसकी दे रहा है, यूट्यूब की दे रहा है, और ना कि लिंक्डइन की। सेम। It's unique, capable of identifying itself and distinguish its goods and services, and acts as a reliable source identifier of the concerned goods or services. Domain name function as a business identifier. कि अगर सपोज कोई भी डोमेन नेम है bookmyshow.com है, तो वो मेरे बिजनेस को भी तो आइडेंटिफाई कर रहा है, तो वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ माय बिजनेस भी है, उसके साथ साथ आपको इंटरनेट में उसकी लोकेशन भी उससे मिल सकती है, and carry brand value, thus qualifying for trade protection when distinctive and used commercially. इस केस में ये सबसे पहले बताया गया था इन द केस ऑफ सत्यम इन्फोवे वर्सेस इफ Sifinet solution confirm that domain name can have trademark protection provided they meet distinctiveness and used in common criteria. The court ruled that domain name possesses all the characteristics of trademark since they serve not only a technical address but also as business identifier and some source indicators of goods and services. तो यहाँ पे ये सिर्फ आपको एक लोकेशन आइडेंटिफायर नहीं दे रहा है, ये आपको बिजनेस से भी क्या करेगा, आइडेंटिफिकेशन देगा, ये आपका आइडेंटिफिकेशन होता है बिजनेस का, अगर रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपके बिजनेस को, आपके कमर्शियल एक्शन या गुड्स या सर्विसेज को, उस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, इसको आप ट्रेडमार्क में रजिस्टर कर सकते हो। जैसे दूसरे केसेस से अगर हम डिस्कस करें कि यहाँ पे अगर कोई बुक माई शो है, कि ये हम इन्फ्रिंजमेंट कब ले सकते हैं, कि अगर सपोज एक बुक माई शो का है, इसको आप बुक माई शो, ये अगर ट्रेडमार्क है bookmyshow.com, तो ये आप ट्रेडमार्क ले सकते हो। बट कब हम बोलेंगे कि इसका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, कि अगर हम बोले बुक
माई स्पोर्ट करके अगर दूसरा कोई डोमेन नेम है, बुक माई शो एक डोमेन नेम है, उसके अलावा अगर सपोज बुक माई स्पोर्ट्स करके है, तो क्या यहाँ पे हम बोल सकते हैं इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है? तो अर्लियर वाला है, उसके बाद में अगर सपोज आपने एक बुक माई शो का डोमेन नेम लिया है, उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, बुक माई स्पोर्ट्स .com करके एक डोमेन नेम ले रहा हूँ, तो उस कंडीशन में मैं क्या आपका इन्फ्रिंजमेंट कर रहा हूँ? इन्फ्रिंजमेंट हम देखेंगे क्या हो सकता है कि डिसेप्टिवली सिमिलर है क्या, आइडेंटिकल है क्या पुराने डोमेन नेम से, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलर या आइडेंटिकल है क्या? यस और नो? इज इट डिसेप्टिवली सिमिलर और आइडेंटिकल? यहाँ पे इनके केस में क्या मैं ये बोल सकता हूँ, बुक माई स्पोर्ट हैज इन्फ्रिंज माई ट्रेडमार्क ऑफ बुक माई शो? यस और नो? नो, इसका आंसर होगा नो, कि यहाँ पे ये डिसेप्टिवली सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे जो शो लिखा है और यहाँ पे जो स्पोर्ट लिखा है, वो इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है, और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ बुक माई क्या इस बेसिस के ऊपर आप ये बोल सकते हो कि ये एक अलग से एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर दे रहा है, कि अगर हम मैं बोलूं बुक माय है, क्या बुक माय को अगर मैं इंडिविजुअली देखूं, शो का नहीं देखूं, तो बुक माय क्या आपको एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर दे रहा है? क्या ये आपको बुक माय शो से रिकॉग्नाइज करवा रहा है? नहीं, जब आपने बुक माय शो लिया, तब ये पूरा नाम मिलके आप एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। बट अगर सपोज मैंने बुक माय स्पोर्ट्स कर दिया है, तो उस केस में यहाँ पे क्या हो सकता है, ये डिसेप्टिवली सिमिलर नहीं है, तो यहाँ पे इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगा, कि यहाँ पे जो इंजंक्शन की एप्लीकेशन लगाई थी वो रिजेक्ट कर दी थी, बिकॉज यहाँ पे बोला बिकॉज कि ये जो बुक माय है, ये आपको एक अलग से डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर नहीं दे रहा है, ये आपको डिस्टिंक्टिवनेस नहीं दे रहा है। जब आपका बुक माय शो होगा, तब हम बोलते हैं ये डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है। कि अगर सपोज मैंने लिखा होता बुक माय सॉ, ठीक है, बुक माई सॉ, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये क्योंकि एक लेटर को इन्होंने देखा, बुक शो को इन्होंने सॉ कर दिया है, तो ये क्या हो सकता था, ये इन्फ्रिंजमेंट क्रिएट कर सकता था। बट जो शो है, जो स्पोर्ट है, वो एक अपने आप में डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहा है। बट यहाँ पे ये क्या हो सकता था, ये फोनेटिकली आपको एक कंफ्यूजिंग हो सकता था, कि अगर सपोज मैं देखूं सबसे पहले बुक माई शो और बुक माई सॉ, तो ये क्या है, सिमिलर दिख सकते हैं, बट यहाँ पे बुक माई स्पोर्ट्स क्या है, डिफर होगा विथ रिस्पेक्ट टू बुक माई शो। ठीक है, बट अगर सपोज मैं ये ड्रीम इलेवन और सट्टा ड्रीम इलेवन की बात करूं, कि अगर सपोज मेरा dream11.com है, और उसके बाद में आपने सट्टा ड्रीम इलेवन बनाया है, सट्टा dream11.com, तो ये क्या है, ये तो आपने पूरा का पूरा सेम ही यूज कर लिया है, तो वो क्या है, वो कंफ्यूजिंग हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है कि उन्होंने सब सब क्लासिफिकेशन किया हो, ऐसा लग सकता है कि अगर पर्सन ने ड्रीम इलेवन यूज करता है, उसके बाद में उसको सट्टा ड्रीम इलेवन का कोई साइट दिखे, तो उसको ये लग सकता है कि जो ये सट्टा ड्रीम इलेवन है, वो किसी की सब कैटेगरी है ड्रीम इलेवन के लिए, तो यहाँ पे उसको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट, अगर टैगलाइन की बात करें, कि जैसे टैगलाइन भी आती है, कि हमने बोला एप्पल की टैगलाइन है थिंक डिफरेंट, नाइकी की जस्ट डू इट, एडिडास इम्पॉसिबल इज नथिंग, तो ये सब चीजें जो है, क्या इनके ऊपर भी आप ट्रेडमार्क ले सकते हो क्या? क्या हम यहाँ पे इस साइन के ऊपर तो ले ही रहे, कि यहाँ पे जैसे देखो, आपको इसके नीचे आर दिखा होगा, कि यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे एक, जब भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है, तब यहाँ पे आर लिखा है, यहाँ पे भी ट्रेडमार्क लिखा दिख रहा है, थिंक डिफरेंट टीएम लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आर बना हुआ है, तो ये सब क्या साइन होते हैं, ये सब साइन है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के, टीएम लिखना, आर बनाना, कि आर ऐसा बना हुआ हो, या फिर टीएम लिखा हो, तो ये क्या होता है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। तो यहाँ पे क्या ये टैगलाइंस के ऊपर भी मिल सकता है क्या? तो हम बोल रहे हैं अ टैगलाइन ट्रेडमार्क रिफर्स टू रजिस्ट्रेशन एंड लीगल प्रोटेक्शन ऑफ कैची फ्रेज, स्लोगन, टैगलाइन यूज्ड बाय बिजनेस टू रिप्रेजेंट इट्स ब्रांड आइडेंटिटी। तो जहां पे भी जैसे टी शर्ट्स के ऊपर भी जस्ट डू इट लिखा होता है, कि अगर टी शर्ट्स के ऊपर जस्ट डू इट लिखा है, तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो ये किस ब्रांड की है, ये नाइकी ब्रांड की है, इवन इफ नाइकी का दूसरा सिंबल नहीं हो। तो इस
टैगलाइन के बेसिस के ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, उसको उस प्रोडक्ट से या उस गुड्स से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। सो इफ द टैगलाइन इज डिस्टिंक्टिव, क्या है, डिस्टिंक्टिव है, केपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग इटसेल्फ विद द गुड्स और सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है, और डिफरेंशिएटिंग कर सकता है दूसरे के ऊपर, कि अगर सपोज टी शर्ट है, उसके ऊपर टी शर्ट के ऊपर जस्ट डू इट लिखा है, तो यहाँ पे आप क्या रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ये नाइकी की है, क्योंकि ये अपने आप में एक इंडिविजुअली ये क्या बोल रहा है, एक डिस्टिंक्टिव टैगलाइन है, और ये इस गुड्स को किस गुड्स से रिकॉग्नाइज करवा रही है, ये इस गुड्स को नाइकी से रिकॉग्नाइज करवा रही है कि ये नाइकी की होगी, और ये टी शर्ट को दूसरी कंपनी से डिफरेंशिएट कर रही है कि ये डिस्टिंक्टिव है, ये टैगलाइन डिस्टिंक्टिव है, ये अपने गुड्स को रिकॉग्नाइज करवा रही है, एक आइडेंटिफिकेशन दे रही है, और ये दूसरे गुड्स से इसको डिफरेंशिएट कर रही है, कि अगर यहाँ पे ये टी शर्ट पे लिखा है, तो ये मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि ये नाइकी की है और ये एडिडास की नहीं है, ये नाइकी की है और ये यूएस पोलो की नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये डिफरेंशिएट कर रहा है उसके गुड्स को दूसरे गुड्स से। Values or promises to customer. In India, tagline can be registered as trademark under Trademark Act 1999 if it fulfills criteria. जो criteria थे वही तीन थे कि आपके क्या होना चाहिए, distinct होना चाहिए, capable of representation होना चाहिए, और ये है the tagline must be distinctive, capable of functioning as a trademark, meaning it should uniquely identify the source of goods or services. Same कि जैसे ही just do it लिखा, मैंने क्या माना कि ये क्या है, ये नाइकी से एसोसिएटेड है। इट शुड नॉट बी जेनेरिक, डिस्क्रिप्टिव, कि अगर सपोज एक गुड है, उसके ऊपर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है मैंने लिखा है बेस्ट जूस, कि अगर सपोज ऑरेंज जूस, कि अगर सपोज ऑरेंज जूस, ठीक है, कि अगर सपोज जूस का मैं कुछ सेलर हूं, उसमें मैंने एक जूस क्या बनाया है, ऑरेंज जूस है, तो यहाँ पे एक ऑरेंज बना हुआ है और उसके नीचे लिखा है ऑरेंज जूस, तो ये क्या है, ये अगर टैगलाइन है, या फिर बेस्ट बेस्ट ऑरेंज जूस लिख दूं मैं, बेस्ट जूस लिख दूं, तो ये सब क्या हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं, तो इनको आप टैगलाइन में ला सकते हो क्या, तो हम बोल रहे नहीं, जेनरिक नहीं होना चाहिए, कि जैसे कुछ भी जेनरिक टैगलाइन लग दी कि हेलो हाउ आर यू, तो ये क्या जेनरिक है, तो इस कंडीशन में भी आपकी टैगलाइन हो सकती है क्या, तो ये बोल रहा है नहीं। For instance, best quality would not be registered because it is descriptive. यहाँ पे क्या किया कि मैंने जो जूस बनाया है उसके ऊपर टैगलाइन क्या लिखी, बेस्ट ऑरेंज जूस, तो ये क्या है कि ये एक जेनरिक या फिर डिस्क्रिप्टिव टैगलाइन हो सकती है, इसलिए ये आप रजिस्टर नहीं कर सकते हो, कि आपकी टैगलाइन क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, आप उसको अपने गुड्स के साथ एसोसिएट कर लो और वो डिफ्रेंशिएट करे दूसरे गुड्स से। यहाँ पे थिंक डिफरेंट, जो थिंक डिफरेंट है, एप्पल का जो थिंक डिफरेंट का ये टैगलाइन है, वो क्या है, यूनिक है, यहाँ पे इट्स फिंगर लिकिंग गुड, तो ये क्या है, यूनिक है, यहाँ पे आई एम लविंग इट, तो ये क्या है, एक ट्रेडमार्क हो गया है, क्योंकि ये यूनिक है, ये मैकडोनल्ड से रिलेट कर रहा है, और ये दूसरों से, जब भी आप सुनते हो आई एम लविंग इट, तो ये सबसे पहले आप कहाँ एसोसिएट करते हो, आप मैकडोनल्ड से कर सकते हो। ये जेनरिक हो सकती है क्या, आई एम लविंग इट, ये एक जेनरिक टैगलाइन या जेनरिक सेंटेंस हो सकता था, यस हो सकता था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्या बन गया है, ये एक एसोसिएट किससे हो गया है, मैकडोनल्ड से हो गया है, द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, क्या इसको डिस्क्रिप्टिव बोल सकते हो कि अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन, जैसे हम यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी लिख रहे थे, वैसा ही क्या यहाँ पे जब लिखा है द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन, ये हो सकता था BMW का जो टैगलाइन है, वो क्या हो सकती थी, डिस्क्रिप्टिव या जेनरिक हो सकती थी, बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिस हैज बीन एसोसिएटेड क्लोजली विद द BMW, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं इसको, इसलिए इसको रजिस्टर किया जा सकता है, ठीक है। लॉरियल के केस में बिकॉज यू आर वर्थ इट, तो ये सब टैगलाइंस को हम किससे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या एसोसिएट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या गुड से एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रेड ड्रेस क्या होता है, क्या हमने बोला, ट्रेड मार्क तो पढ़ा अभी हमने, ट्रेडमार्क की डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि क्या क्या हो सकता है, तो हमने देखा मार्क में क्या क्या हो सकता है, आप उसके शेप हो सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर हो सकता है, उसके रिस्पेक्ट में हमने पढ़ा कि मार्क क्या क्या हो सकता है, तो उसके ही एक हमने बोला कि ट्रेड
ड्रेस क्या हो सकता है, तो हम बोल रहे हैं कि उसके रिस्पेक्ट में जो भी उसका मैन्युफैक्चर, जो हमने जो प्रोडक्ट है उसके रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं कि जो उसकी पैकेजिंग है, कि हम बोल रहे हैं कि जैसे फरेरो रोशर है उसकी एक स्पेसिफिक पैकेजिंग होती है कि गोल्ड पैकेजिंग हो रही है, उसके रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं कि जो पैकेजिंग है वो स्पेसिफिक है विद दैट गुड्स। तो जब भी हमको ये गोल्ड रैपर मिलता है, गोल्ड पैकेजिंग मिल रही है उस गोल्ड गोल्ड गुड के ऊपर, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं विद फरेरो रोशर। सेम विद रिस्पेक्ट टू फेविक्विक है, अगर फेविक्विक का ये जो ब्रांड है उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, उसका जो पैकेजिंग है वो क्या बताता है, आपको रिलेट कर रहा है कि ये फेविक्विक हो सकता है। अभी अभी आप मार्केट में देखोगे कि बहुत सारे इसी सेम रिस्पेक्ट में ब्लू और येलो आपको रैपर मिल जाएंगे जो कि सेम प्रोडक्ट को बेच रहे होंगे, बट वो फेविक्विक होगा दूसरे नाम से। तो ये क्या बता रहा है, आपको जो पैकेजिंग है उसमें सिमिलैरिटी या डिसेप्टिवली सिमिलैरिटी हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो पैकेजिंग है कि येलो और रेड, जो आपकी जो पिक्चर है उस रिस्पेक्ट में हम क्या बोल सकते हैं, ये जो पैकेजिंग के रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं ये ड्रेस हो सकता है, ट्रेड ड्रेस हो सकता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडमार्क हम क्या बोल सकते थे, ट्रेडमार्क हो सकता था कि जो गुड्स है उसका शेप हो सकता है, कलर कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट यहाँ पे ट्रेड ड्रेस में हम बोल रहे हैं, ट्रेड ड्रेस में हम बोल रहे हैं कि जो पैकेजिंग है, अगर आपकी स्पेशल पैकेजिंग है जो आप रिकॉग्नाइज कर लो उस गुड्स के साथ में, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रेड ड्रेस बोल सकते हैं। refers to the overall visual appearance or image of a product or its packaging which serves to identify the source or brand of the product or distinguish it from others। कि यहाँ पे जब भी ये गोल्ड रैपिंग आएगी आप सबसे पहले इसको किससे रिलेट करोगे, फरेरो रोशर से रिलेट करोगे। अगर यहाँ पे दूसरी जो कंपनीज है वो भी ये सेम रैपिंग का यूज करती है टू क्रिएट अ डिसेप्शन इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर्स कि ये भी क्या है, उसी प्रोडक्ट का पार्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें कि ट्रेड ड्रेस आपको एक्सप्लिसिटली ट्रेडमार्क एक्ट में डिफाइंड है, तो हम बोलेंगे नहीं, ये कोई डेफिनेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी एक्ट में, बट इसको हम इन्फर कर सकते हैं या इम्प्लिसिट कर सकते हैं। कैसे, डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइन ट्रेड ड्रेस बट रिलेटेड कंसेप्ट्स आर इनकम्पास्ड। कौन सा, मार्क में, पैकेजेस में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि मार्क की जो डेफिनेशन है वो एग्जॉस्टिव, वो क्या है, बहुत ज्यादा इंक्लूसिव डेफिनेशन है, उसमें हर चीज को हमने इंक्लूड करा है, तो उसी को हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने आर्किटेक्चर ट्रेडमार्क को कहां से लेके आए थे, शेप ऑफ द गुड्स से, तो उसी को लेकर हम कहां गए थे, आर्किटेक्चर ट्रेडमार्क में। वैसा ही हम बोल सकते हैं जो ट्रेड ड्रेस है, जो पैकेजिंग की स्पेसिफिसिटी है उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। इंडियन कोर्ट्स हैव रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड ड्रेस प्रोटेक्शन प्राइमरीली थ्रू द कॉमन लॉ रेमेडी ऑफ पासिंग ऑफ। यहाँ पे हमने जनरली तो ट्रेड ड्रेस को इंडियन लॉ में रिकॉग्नाइज डिफाइन नहीं करा था, तो उसको अगर हमको प्रोटेक्शन देना होता तो उसको हम कैसे दे सकते थे, पासिंग ऑफ। ये भी देखेंगे कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पासिंग ऑफ में क्या डिफरेंस होता है। protecting distinctive product appearance or packaging that has acquired a unique identity in the market। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आपकी पैकेजिंग ने आपको एक यूनिक आइडेंटिटी दी है जिससे कि आप अपना प्रोडक्ट को एक नया स्पेसिफिकली या यूनिक चीज दे सकते हो। ठीक है, distinctiveness and non-functionality are crucial for protection। Trade dress must uniquely identify the source and not be functional। कि यहाँ पे जो इसकी रैपिंग है ये एक यूनिक है कि गोल्ड रैपिंग इसी की होती है, और उसके बाद में हम बोल रहे हैं क्या इसका कुछ फंक्शनल नेचर है, क्या ये रैपिंग का कुछ फंक्शनल नेचर है क्या, नहीं, आपकी रैपिंग आपकी अपीयरेंस बता रही है और एक यूनिक अपीयरेंस दे रही है। यहाँ पे जो ब्लू और येलो रैपर है ये एक स्पेसिफिकली आपकी अपीयरेंस को रिलेट कर रही है, और ये यूनिक अपीयरेंस है विद रिस्पेक्ट टू फेविक्विक ओनली। ठीक है, विच कैन कंफ्यूज कंज्यूमर और डायल्यूट ब्रांड आइडेंटिटी, कि अगर दूसरे भी अगर सेम यूज करेंगे तो वो दूसरों को क्या कर सकती है, कंफ्यूज कर सकती है। नेक्स्ट, अब इसका रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस हो सकता है, कि अगर हम क्या करेंगे, जो भी रजिस्ट्री है हम उसमें एप्लीकेशन फाइल करेंगे, एप्लीकेशन फाइल होने के बाद में उसका पब्लिकेशन होगा। ट्रेडमार्क सर्च करोगे कि अगर सपोज मुझे कि अगर सपोज मुझे कि ट्रेडमार्क एक फाइल करना है, कि मुझे इस लेटर का एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या सर्च करूंगा, एक मार्क सर्च करूंगा जिसको मैं रजिस्टर कर सकता हूं। कि मैं ये सर्च करूंगा कि क्या ये कोई वेल नोन ट्रेडमार्क तो नहीं है, क्या इसके ऊपर पहले से ही कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क तो नहीं है। आफ्टर सर्चिंग दिस ट्रेडमार्क मैं क्या करूंगा, इसको एप्लीकेशन फाइल करूंगा फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन बिफोर द रजिस्ट्री। आफ्टर अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्री, आफ्टर अप्लाइंग एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेशन होगा, कि क्या होगा, कि जो रजिस्ट्री है दैट विल एग्जामिन द सुटेबिलिटी ऑफ दिस ट्रेडमार्क, कि वेदर इट शुड बी रजिस्टर्ड और नॉट। उसके बाद में रजिस्ट्री क्या देखेगी कि वो
कोई वेल नॉन ट्रेडमार्क से सिमिलर तो नहीं है, आइडेंटिकल तो नहीं है, उसके बेसिस के ऊपर एग्जामिनेशन होगा। उसके एग्जामिनेशन के बाद पब्लिकेशन इन द ट्रेडमार्क जर्नल, कि हम दूसरों को ऑब्जेक्शन देने के लिए क्या करेंगे, इसका पब्लिकेशन करेंगे, कि इसको पब्लिश किया जाएगा जर्नल में, कि इफ एनी पर्सन सीज और thinks that this trademark is similar or deceptively similar to their mark, they can object with respect to this। तो उसमें हम क्या देंगे, एक 4 months का पीरियड देंगे फॉर ऑब्जेक्शन। उसके बाद में अगर कोई ऑब्जेक्शन आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो हम डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं, अगर ऑब्जेक्शन आते हैं तो रजिस्ट्री वुड डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्शन स्टैंड्स और नॉट। उस कंडीशन में फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और जो पर्सन है उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा कि दिस मार्क इज रजिस्टर्ड ऑन दिस ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन। और रजिस्ट्रेशन कितने साल का होगा, रजिस्ट्रेशन वुड बी फॉर 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, कि जब ये डेट एप्लीकेशन की थी, कि मैं क्या करूंगा, मैं एप्लीकेशन फाइल करूंगा, उसके बाद में जो ये प्रोसीडिंग्स होगी उसके बाद में रजिस्ट्रेशन होगा। सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलेगा आपका, बट ये सर्टिफिकेट में कौन सी डेट होगी, सर्टिफिकेट वुड मेंशन द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर फ्रॉम विच द एप्लीकेशन वाज गिवन। तो व्हेन द एप्लीकेशन वाज गिवन द सर्टिफिकेट वुड रिलेट बैक टू दिस डेट ऑफ एप्लीकेशन, कि आपका रजिस्ट्रेशन आपको ग्रांट कब से होगा, आपका फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन से होगा, नॉट फ्रॉम द डेट व्हेन इट वाज सर्टिफाइड और व्हेन इट वाज रजिस्टर्ड। ठीक है, इस डेट से आपके 10 साल काउंट होंगे। ये जब 10 काउंट हो जाएंगे, 10 ईयर काउंट हो जाएंगे, उसके आपको रिन्यूअल का भी ऑप्शन होगा, कि आप 10 साल के बाद इसको रिन्यू करा सकते हो आफ्टर गिविंग द रिन्यूअल प्रोसेस फी। ठीक है, तो दिस इज द स्कोप ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके बाद में हम रिफ्यूजल देखेंगे, कि रिफ्यूजल क्या हो सकते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, कि आप कब, आप जो रजिस्ट्री है कब इसका रिफ्यूजल कर सकती है रजिस्ट्रेशन का, ऑन विच ग्राउंड्स। तो एक एब्सोल्यूट ग्राउंड्स होंगे, एक रिलेटिव ग्राउंड्स होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ विच द रजिस्ट्री कैन रिजेक्ट योर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को विदिक आफ्टर कॉलेज। बेस्ट ऑफ लक।